तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बजट 2022 का डिस्कशन जीएसटी में जो प्रपोजल्स आए हैं उसी को डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्या किया है, जीएसटी के प्रपोजल्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आईटीसी से रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं वो सेक्शन 16 टू बी ए, सॉरी डबल ए लिखा हुआ है, बी ए सेक्शन 38 पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। नया सेक्शन 38 ले आया है। 41 जहां पर प्रोविजनल क्रेडिट के बारे में कहता था वो प्रोविजनल क्रेडिट अब नहीं रहेगा, क्रेडिट आपने क्लेम कर लिया तो फाइनल ही है। और सेक्शन 50 जो अगर आपने इन आईटीसी का ज्यादा यूटिलाइजेशन किया है, एक्सेस यूटिलाइजेशन, पहले अवेल के बेसिस पे इंटरेस्ट था, अब यूटिलाइजेशन के बेसिस पे इंटरेस्ट है, ये वो 50 है। फिर रिटर्न से रिलेटेड 37, 39, 5, 7, 9 टाइम लिमिट जो 30 सितंबर था वह सितंबर का रिटर्न था, यानी कि 20 अक्टूबर तक आप क्लेम कर सकते थे। उस टाइम लिमिट को जहां जहां सितंबर रिटर्न था, करीब करीब 1, 2, 3, 5 जगह था, उन सब जगह 30 नवंबर कर दिया गया। इन सेक्शन में था, हम करेंगे। ये 3 सेक्शन ओमिट कर दिए गए हैं। और 7 सबसेक्शन 2 में नो सप्लाई है, 29 में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, 47 में लेट फीस है, 54 में रिफंड है। तो ये बेसिकली इतना बजट प्रपोजल है जिसको हमने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग जो आपके साथ डॉक्यूमेंट डिस्कस करने वाले हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वाला जो हमने बनाया। ये 31 पेज का डॉक्यूमेंट है और इसमें सिर्फ जीएसटी के हैं, सिर्फ जीएसटी का प्रपोजल है। तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग टू जीएसटी ओनली, नोटिंग बाय जीएसटी एक्सपर्ट सीएसके केरवाल, चेंजेस इन सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीसी और शेड्यूल्स, नोट्स ऑन क्लॉजेस, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग क्लॉजेस। तो ये सब कुछ हमने पूरा जो बजट का डॉक्यूमेंट आता है उसमें सिर्फ जीएसटी का प्रपोजल निकाल के यहाँ पर रखा है। और टोटल 23 क्लॉजेस लेके आए हैं, जिसमें सीजीएसटी में 19 अमेंडमेंट्स हैं, आईजीएसटी में 3 अमेंडमेंट है, यूटीजीएसटी में 3 अमेंडमेंट है। और फिर कुछ अमेंडमेंट्स रेफर कर रहा है शेड्यूल को, 5, 6, 7 शेड्यूल को और 8 शेड्यूल को रेफर कर रहा है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद यहां से शुरू होता है बजट अमेंडमेंट। ये जो क्लॉज 99 देख रहे हैं आप, ये वाला क्लॉज 99 है, तो इसका इफेक्टिव डेट अभी नहीं आया। इफेक्टिव डेट वो बताएंगे जब नोटिफिकेशन से करेंगे। तो जब वो नोटिफिकेशन लेके आते हैं तो वो लिखते हैं क्लॉज 99 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 का इफेक्टिव डेट ये रहेगा। तो क्लॉज 99 लिखेंगे, याद रखिएगा। क्लॉज 99 में किसके बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 16 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 16 के कौन से क्लॉज के बारे में बात कर रहा है? ए, यानी कि 99 का ये ए है, याद रखिएगा। ये 16 का ए नहीं है, 99 का ए। और उसमें लिखा है इन सबसेक्शन 2, यानी कि 99 में ए पहला अमेंडमेंट, दूसरा बी ये दूसरा अमेंडमेंट। तो इन सबसेक्शन 2 यानी कि 16 सबसेक्शन 2 में बोलता आफ्टर क्लॉज बी द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, नेमली ये बी ए इन्होंने इंसर्ट किया, जो नया लेके आया है। और 4 में जो सितंबर वाला रिटर्न था उसको 30 नवंबर कर दिया। ठीक है, लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो पहले सेक्शन 16 टू बी ए, फिर 38, 41, 50 वो उस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग लिंकेज कर सके। अब मैं दोबारा आता हूं। अब ये बीए एक बार पढ़ते हैं, द डिटेल्स ऑफ। अच्छा, इस बीए को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आप बताइएगा मेरे को, क्रेडिट लेने का जो कंडीशंस हैं वो कहां लिखा हुआ है, किस सेक्शन में लिखा हुआ है? 16 सबसेक्शन 2 में 2। तो 16 सबसेक्शन 2 में कितने क्लॉज हैं? 5, ए, डबल ए, बी, सी, डी और डी। यहां बी ए में एक क्लॉज लेके आए। ठीक है, इसको पढ़ते हैं बी ए को, लेकिन मुझे पहले ये बताइए ए में क्या लिखा हुआ था? नहीं, इनवॉइस या डेबिट नोट या और कोई डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ था? यस, डबल ए में द रेसिपिएंट रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। 2B में नजर आना चाहिए, डबल ए में। 2B में, बी में रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सी में सप्लायर हैज पेड द टैक्स। ठीक है, और डी में recipient has filed the return under section 3. Recipient has claimed credit in 3B, यही तो है। हाँ, और इससे रिलेटेड हमने एक आपके साथ डिस्कस किया था, ये चार्ट मैं आपको दिखलाता हूं।
जी। हेलो सर, हाँ हाँ ये आज का जो वीडियो बनाएगा ना स्पेशल, आप अपने ग्रुप में डाल देना हमारा। ठीक है, एक मिनट ये आज का पूरा। एक मिनट करें जी। देखिए, हमने 3 तरीके बनाए थे, जिसमें हमने एक तरीका यहाँ लिखा था, मैं किताब में दिखाता हूँ, इसको छोड़ता हूँ। ये किताब में देखिए, टू A प्लस रूल 36 सब रूल 4 BCD और रूल 37। रूल 37 में 180 डेज के अंदर पेमेंट करना। हमने यहाँ पर कहा था कि आपके पास इनवॉइस डॉक्यूमेंट है, 2B में भी नजर आ रहा है, बी में लिखा हुआ था कि रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी हो गया, सी में लिखा हुआ है कि सप्लायर ने आपका टैक्स नहीं दिया। करेक्ट है? हेलो हेलो, अरे यस बोलिए। सर। हाँ ना? यस सर। हाँ हाँ हाँ, सर। ये आप काम मत कीजिएगा कि चुप हो जाइएगा। तो सी में लिखा हुआ है कि सप्लायर हैज नॉट पेड द टैक्स, तो क्या आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं? तो हमने लिखा था, इज इट पॉसिबल? यस, सप्लायर में अमेंड हिज जीएसटीआर 3B एंड डू नॉट पे व्हाट इज बीइंग ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर 1। क्या ये पॉसिबल है कि 2B में तो नजर आ रहा है, यानी कि सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया है, तो 3B में ऑटो पॉपुलेट हो गया। 3B में ऑटो पॉपुलेट होने के बाद 3B को उसने अमेंड करके कम टैक्स दिया। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल है। जीएसटीआर 1 में शो हो रहा है 100, 3B में उसने अमेंड करके 80 पेमेंट किया, तो सप्लायर ने एक टैक्स 20 रुपया का तो नहीं दिया है ना? बिल्कुल। तो ये पॉसिबल है या नहीं? हमने कहा था पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो क्या रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल पाएगा? तो since recipient is unable to discover whether supplier has paid the tax or not, recipient should ideally claim credit, but department might ask you to reverse it since it is a provisional credit for you, and therefore department inserted one explanation in section 75 subsection 2 mismatch of 1 and 3B for supplier। ठीक बात? तो हमने ये इंटरप्रिटेशन ये किया कि अगर सप्लायर टैक्स नहीं पे कर रहा है तो आप एज ए रिसिपिएंट आप क्रेडिट क्लेम कर लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। नो। ठीक है। अब एक बात बताइए, इसको सप्लायर टैक्स पे नहीं कर रहा है, रिसिपिएंट को, गवर्नमेंट को भी पता लग गया, रिसिपिएंट तो क्रेडिट क्लेम करेगा और यही लेगा कि भैया हमें कैसे पता सप्लायर पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उन्होंने जो अमेंडमेंट किया, वो अमेंडमेंट कहां कहां किया आप ये समझिए। कहां कहां किया? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए बी नया इंसर्ट कर दिया इन्होंने। 2B नया इंसर्ट कर दिया, बीए इंसर्ट कर दिया, 38 डाला, 41 में प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हटा दिया और 50 में इंटरेस्ट का ले आए। ठीक है, राइट लेकिन राइट। अब हम लोग एक बार सेक्शन 16 2 बी एक बार फिर से पढ़ते हैं, आपको मजा आएगा। ये लिखता है बीए में, द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई communicated to such a registered person under section 38 has not been restricted। बताइए क्या कहना चाह रहा है? The details of input tax credit in respect of such supply communicated to such a registered person। बताइए किस फॉर्म में कम्युनिकेट होगा? ये 2B में, 2B में कम्युनिकेट होगा। कौन सा सेक्शन 2B में कम्युनिकेट करवाएगा? सेक्शन 16 सेक्शन नहीं 37। 38 है। आउटवर्ड्स नहीं, 37 इनवर्ड्स सप्लायर के लिए। हाँ, इनवर्ड सप्लाई वाला। और 38 अमेंड कर दिया। पुराना 38 अगर आप देखेंगे, एक मिनट होल्ड कीजिए, तो पुराना जो 38 था वो वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ये सब के बारे में बात करता था कि जीएसटीआर 1 में फाइल होगा। कौन फाइल करवाएगा? 37 जीएसटीआर 1 फाइल करवा देगा। रूल 60 फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, ये वाला 1 में आ रहा है, 1 का 2A में आ रहा है। ये सब आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसमें 2B गायब है। नहीं, 2B यहां दिखा कि 2B में कौन कौन से डिटेल्स आएंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, एक्ट रूल्स में लिखा हुआ है 2B के बारे में, एक्ट में नजर नहीं आ रहा आपको। तो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो रूल्स ऑलवेज चैलेंज होते थे, तो इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सेक्शन 38 ही अमेंड कर दिया। अब देखेंगे, बड़ा मस्त है। सेक्शन 38 अमेंड करके उन्होंने देखिए क्या लिखा। मैं आपको सेक्शन 38 पढ़ता हूं।
सेक्शन 16(2)(ba) को साथ में पढ़ेगा तभी मजा आएगा। ये सेक्शन 16(2)(ba मैं फिर से इसको पढ़ लीजिए। द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38। बताइए अब जो कम्युनिकेशन होगा वो किस सेक्शन में होगा? 38 में। 38 में कम्युनिकेशन जो होगा वो कैसे होगा? 2B के माध्यम से। 2B के माध्यम से। क्या 2B में दो पार्ट में कम्युनिकेशन करेंगे? एक वो जिसमें आईटीसी आप अवेल कर सकते हैं और दूसरा वो जिसमें आईटीसी आप नॉट अवेलेबल है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड है। यस और नो? यहाँ पे लिखा हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि 2B आपको ग्राउंड्स बताएगा और ये बताएगा कि ये एक कारण है जहां पर हम आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक बात है? यस। एक वो कौन सा चीज बताएगा कि हमने आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है? टैक्स नॉट पेड। यस, क्लॉज सी के कंडीशन को बता देगा कि सप्लायर ने आपका टैक्स नहीं दिया, यानी कि 2B पूरी तरह से ओवरऑल होने वाला है, अमेंड होने वाला है। ठीक बात है? तो हमने यहाँ पर जब मैंने पहली बार पढ़ा तो हमने लिखा शायद रिस्ट्रिक्शन का आईटीसी ना ऑफिसर कैन रिस्ट्रिक्ट आईटीसी एज पर सेक्शन 38। दो ही चीजें तो हो सकती है, या तो 2B बता दे कि ये वॉल्यूशन है सप्लायर का जिसके कारण हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या फिर ऑफिसर को तो पता लग ही जाता है उसके सप्लायर के जीएसटीएन में जाके, या तो ऑफिसर बता दे। अब ये कहता है सेक्शन 38, अब हम लोग पढ़ेंगे सप्लायर डिफॉल्ट्स इन एनी ऑफ द प्रोविजन द रिसिपिएंट कैन नॉट क्लेम क्रेडिट। तो 38 में ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, उस ग्राउंड्स को 2B में ले आके वो रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करेंगे, और ग्राउंड्स आप सुन के आपको हैरानी होगी अभी करते हैं। तो मैं एक बार 38 देखूं। ये रहा 38, क्लॉज 103 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब जो पुराना था, पुराना कौन सा था? ये वाला, रिप्लेस का, हाँ, रिप्लेस कर दिया गया। पब्लिशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, ये हेडिंग था। अब हेडिंग क्या हो गया है? कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस इज द हेडिंग ऑफ सेक्शन 38। और ये हेडिंग देखिए क्या कहता है, एक एक करके पढ़ते हैं। The details of outward supply is furnished by registered person under subsection 1 of 37। बताइए कौन सा फॉर्म फाइल कर रहा है? ये GSTR1 है। GSTR1 फाइल कर रहा है। एंड ऑफ सच अदर सप्लाई एज में बी प्रिस्क्राइब। बताइए और कौन से रूल है? बिल ऑफ एंट्री। हाँ, जो इंपोर्ट करने के लिए बिल ऑफ एंट्री, and an auto-generated statement containing details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supply in such form। कौन सा फॉर्म में? 2B। and manner, डेट वे सब प्रिस्क्राइब कर देंगे। अभी डेट क्या है 2B का? अभी तो 14 है, और मुझे लगता है 14 ही रहेगा। विद इन सच टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। और ये सब रूल 60 में है। 38 का रूल 60 अभी चेंज नहीं हुआ, वो तो बाद में चेंज होगा, और मुझे लगता है 2A खत्म ही कर देंगे। ये आगे पढ़ते हैं। द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंसिस्ट ऑफ। अब जो 2B है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच क्रेडिट ऑफ आईटीसी मे बी अवेलेबल, यहां भी मे लिखा हुआ, मे बी अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, एंड details of supply in respect of which such credit cannot be availed whether wholly or partly। हो सकता है 10% लाउ करे, 15% लाउ करे, 80% लाउ करे, by the recipient on account of details of the said supply being furnished under subsection 1 of 37। फिर से देखिए, details of supply in respect of such credit cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on account of the details of the said supply being furnished under 1 of 37। ये कौन फाइल करता है? ये सप्लायर फाइल करता है। फाइल करता है। तो ये जो 1, 2, 3 के कंडीशंस है वो सप्लायर के लिए या रिसिपिएंट के हैं? बोल दीजिए। ये जो 1 और 2 रिसिपिएंट के 4, लिए, 5, 6 ये सप्लायर के हैं। ठीक है, तो ये लिखता है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब समझिए, इसका बड़ा खतरनाक मतलब हो रहा है। ये कह रहा है
कि सप्लायर अगर न्यूली रजिस्टर्ड है, हेलो, सप्लायर अगर न्यूली रजिस्टर्ड है, इससे आपने अगर कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल किया है, तो टू बी आपको ये बताएगा कि भैया ये सप्लायर न्यूली रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट को ये डर लग रहा है ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर तो नहीं है, ये फेक इनवॉइस का तो चक्कर नहीं है, नया रजिस्ट्रेशन लिया, हजारों करोड़ रुपए बांटा और भाग गया, पॉसिबल है? यस। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट आपको टू बी में बताएगी कि इसका आप 100% क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, या फिर आपको ये बताएगी फिलहाल 50% दीजिए, बाकी 50% हम थोड़ा सा और वेरिफिकेशन करेंगे तब हम आपको देंगे। आया? खतरनाक प्रोविजन है। अभी और खतरनाक होने वाला है। सेकंड पढ़िए, by any registered person, यानी कि supplier who has defaulted in payment of tax, आपका सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया है, यानी कि आपका सप्लायर 3B फाइल नहीं कर रहा है, हाँ। 1 महीने के लिए फाइल नहीं किया, 2 महीने के लिए फाइल नहीं किया, बोला where such default has continued for such period as may be prescribed। तो अगर आपका सप्लायर 3B 1 महीने भी फाइल नहीं करता है, तो नेक्स्ट महीने से उस सप्लायर का आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। 1 महीने में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि रूल्स में 1 महीना ही आएगा, गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी 2 महीने। यानी कि सप्लायर आप अगर आपका 3B टाइम पे नहीं, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स और नॉन फाइलिंग ऑफ 3B फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, अगेन 2B में नजर आ जाएगा आपको कि आपके किस सप्लायर ने 3B फाइल किया या नहीं किया। ठीक बात? कैसा लग रहा है? अब देखिए और मजेदार, ये तो और 36(4) का लागू हो गया सर। 36(4) का थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। क्या? फिर से कहिए। उधर 36(4) नहीं 36(4) में कुछ नहीं किया, 36(4) तो हटा ही दिया ना। नहीं, जैसे पहले था 20%, 10%, 5%, हाँ उसी और ज्यादा, इसका मतलब नहीं 100% तो आज है ही, 2B में जितना नजर आएगा उतना ही ले सकते हैं आप। हाँ, लेकिन अभी आप जो हिसाब से बजट प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी रिस्ट्रिक्शन आ रहे 2B पे। अब 2B को 2 पार्ट में कर दिया आप, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल के कंडीशंस में बता रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन, और ये सारे रेस्ट्रिक्शन किससे रिलेटेड है? क्लॉज C से रिलेटेड है। कमिश्नर के पावर का क्या होगा सर? हाँ जी, कमिश्नर के पावर का क्या होगा जहाँ पे वो अगर 25 अगर आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है और आप नहीं दे पा रहे हैं और इंस्टॉलमेंट में देना है? अच्छा, उस पर भी डिस्कस करते हैं हम लोग, एक बार थर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होगा आप जो क्लॉजेस आ रहे हैं। सही बात है। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि सप्लायर, द आउटपुट टैक्स पेबल बाय हिम, बाय हिम होगा, यहाँ होम गलत लिखा हुआ है। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेबल बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाई। इसका मतलब आउटपुट टैक्स क्या लिखा हुआ है? पेबल। आउटपुट टैक्स पेबल कहाँ निकलता है? वो GSTR 1 में आएगा, GSTR 1 में। और पेड कहाँ से करेंगे आप? 3B से। 3B से, तो 3B में पेड आता है, यहाँ पेबल आता है। ठीक बात है? तो देखिए, अंडर द सेड ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब एक्सीड्स द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम ड्यूरिंग द सेड पीरियड। यानी कि 1 में अगर आपने 1000 दिखलाया है, 3B में अगर आपने 200 ही दिखलाया है, तो पेबल एक्सीड्स पेड, तो भी रिसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले पाएगा। अगेन 2B में नजर आ जाएगा कि सप्लायर नया है, अगर पुराना है तो उसने 3B 1 महीने का फाइल नहीं किया है, अगर फाइल किया है तो उसने कम टैक्स दिया है, क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एक कहानी और लगेगी। कर रहा हूं कि ये 2B ये सारा कुछ बना के देगा। सर एक कहानी और यहाँ पे है। हाँ, अगर 3B में मैंने गलती से कम पे कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, फिर से कहिए। 3B में मैंने टैक्स कम पे किया, 100 रुपए बनते थे GSTR 1 में, मैंने 80 रुपए पे कर दिए, 20 रुपए का शॉर्टफॉल कम कर दिया,
अब 20 रुपए का जो शॉर्टफॉल है मुझको तुरंत मालूम हो गया, अरे मैंने तो रिटर्न फाइल कर दिया, मैं अमेंडमेंट कर नहीं सकता, उसमें कुछ क्यों? बदलाव कर नहीं सकता, तो देख लो। मैंने 20 रुपए का DRC 03 से पेमेंट कर दिया, अच्छा। उसी दिन कर दिया, हम्म। तब क्या होगा? यस, एक अच्छा सवाल है, लेकिन मैं कुछ और बोलता हूँ, मैं इस पे भी आऊंगा। एक बात बताइए, GSTR 1 में वो 100 रुपए दिखला रहा है, हम्म, इसके रिसिपिएंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, हम्म, 10 रिसिपिएंट हैं और सबका 10-10 रुपए 10-10 पैक। रुपया है, हाँ। ठीक है, 1 में कितने रुपए दिखला है? 80 रुपए, 100 रुपए। हाँ, 100 रुपए, 100 रुपए, हाँ। और 3B में पेमेंट किया 80 रुपया। हाँ। ठीक बात है। हम्म। किस रिसिपिएंट का 20 रुपया, 10-10 रुपया पेमेंट नहीं हुआ? बहुत और मुश्किल काम है। किसके टूबी में नजर आएगा? हमारे टूबी में नजर आएगा, रिसिपेंट अरे के नहीं टूबी नहीं में। नहीं, ये 10 रिसिपिएंट है ना, इस 10 हाँ, रिसिपिएंट। वो नहीं पता चल पाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो लगाएंगे। एआई तो, एआई मेरे दिमाग के अंदर थोड़ी घुस जाएगा सप्लायर ना को ना, सवाल ही नहीं है सर, कि सर बिल्कुल इसका नहीं। नहीं दिया, हाँ, इसका नहीं दिया, या इसका संभव, नहीं दिया। सबके रिटर्न फाइल है, पता कैसे चलेगा? तो उसने तो 100 की जगह 80 किया। हम्म। तो इस केस में मे बी ये सभी रिसिपिएंट को एक टूबी भेज देंगे, क्योंकि हमने ऊपर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कम्युनिकेट करेंगे ना। होली और वेदर, होली और पार्टली। हाँ। तो हो सकता है सभी को कहूंगा भैया, कोई भी रिसिपिएंट जितने भी तुम्हारे, सबको हम सजा देंगे, 5-5% क्रेडिट कम कर क्लेम करना है। यानी कि अब सारे जैसे 5-5% कम क्लेम करने के लिए कहेंगे, तो ये सारे 10 के 10 किसके ऊपर टूट पड़ेंगे? डिपार्टमेंट के ऊपर। सप्लायर के ऊपर टूट पड़ेंगे, बोलिए। सप्लायर का ऊपर। ये तो झगड़ा लगाने का काम 3-2-1। है। नहीं नहीं, ये अच्छा मूवमेंट है सर, ये रिसिपेंट के एंगल से बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, ये आप पहले, मतलब आप पहले हैं जो कह रहे हैं कि रिसिपिएंट एंगल से बहुत अच्छा है, कारण ये बताइए। सर आगे लिटिगेशन बचेगा सर, यही सब लिटिगेशन का कारण रहता है आगे चल के, ठीक बात है। एक्सेस आईटीसी, फिर इंटरेस्ट भरो, पेनल्टी। का सिस्टम आया इसलिए था, जो हम लोग ने इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया। लिटिगेशन से बचने के लिए तो 1-2-3 आया था, हम्म, सही बात है। उसको हमने एक्सिक्यूट ही नहीं किया। शुरुआत में सब उसी लिए आया था। तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने रजिस्ट्रेशन इतना इजीली सबको अलर्ट करते गए, तभी हम्म। इन्होंने कुछ खास प्रोविजन रखा नहीं रजिस्ट्रेशन करते समय। सबको नंबर 8 दिन का नंबर देते गए, हाँ, तभी इनको समझ आता कि हम लोग नंबर तो दे रहे हैं, लेकिन जेन्युइनिटी क्या है। अब पूरा होके, अब पूरा खा के हजम हो गया पूरा ऑल ओवर इंडिया आज में, बुला सभी रहे हैं। नए नए सब प्रोविजन ला रहे सब ये। अच्छा, आप देखिए जबकि उनको DRC पता था कि वैट में भी 03। हवाला हो चुका था वैट में, हम्म। तो उनको पता था कि यहाँ पे ऐसा होगा आईटीसी में। हम्म। अच्छा, DRC 03 राजेश जी वाला पॉइंट जो था, 1 में 100 था, 3B में हाँ, 80। 80, और 20 रुपया DRC 03 से पेमेंट कर दिया। ठीक है। अच्छा, एडवाइजेबल तो ये है कि आप नेक्स्ट 3B में पे कीजिए, लेकिन रोकने वाला थोड़ी है कोई, वो DRC 03 से पे कर रहा है। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। अब बिल्कुल सर। पॉसिबल है। ऐसे केस में ऑब्वियसली एआई तो लग नहीं पाएगा। ना। यहाँ पर तो रिसिपिएंट को ही दौड़ना पड़ेगा, सप्लायर से बात करना पड़ेगा, ऑफिसर से बात करना पड़ेगा, और ये काम मैनुअली ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। जबकि DRC 03 की भी फिगर को इनको कहीं ना कहीं 3B में लाना चाहिए था। हाँ, 3B इनको अमेंड, 3B का जो फॉर्म है उसको थोड़ा सा डिटेलिंग, मतलब पीरियड वाइज कर देते ये। उसी में डाल मान देते कि लीजिए मैं, पेड थ्रू हाँ, कैसे। जुलाई का 3B भर रहा हूं, और उसमें मैं जून का कोई टैक्स पे कर रहा हूं, तो उसमें एक कॉलम आ जाए। तो चलिए देखते हैं। अब आ गया ये 4th, ये कह रहा है कि सप्लायर के 2B में जो क्रेडिट नजर आ रहा है वो 100 नजर आ रहा है,
सप्लायर ने 3B में जो क्रेडिट क्लेम कर लिया वो 110 क्लेम कर लिया, 10 रुपए ज्यादा। बोलता हम रिसिपिएंट का क्रेडिट नहीं देंगे। अरे आप इसको डाइजेस्ट कर लीजिए, फिर बाकी तो डाइजेस्ट हो ही जाएगा। फोर्थ क्लॉज को डाइजेस्ट कीजिए आप। आप समझ पा रहे हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं, लगता है आप समझे नहीं। सप्लायर, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट को क्रेडिट क्लेम करने का ए, डबल ए, बी, बी ए, सी, डी, यही तो है। जी जी। सी कहता है सप्लायर ने आपका टैक्स दे दिया, यही तो है। बिल्कुल सही। तो ये जो ऊपर वाला थर्ड है, ये सी क्लॉज के लिए ही है, 2B सी क्लॉज के लिए ही है। लेकिन ये सप्लायर क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर रहा है, कम क्लेम कर रहा है, इसको यहां कहां आ रहा है? ए, डबल ए, बी, बी ए में कहीं नहीं आ रहा। सिर्फ ये हो सकता है कि सर ए और बी में वो फॉल कर जाए कि उसको गुड्स भी मिल गया और इनवॉइस डॉक्यूमेंटेशन मिल भी गया, है। रिसीट ऑफ गुड्स है, 2B में हाँ नजर आ रहा है। हाँ बीए का भी कंडीशन में अब बीए में, बीए का ही तो कंडीशन पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, और बीए में नहीं है, बाकी सब टैक्स जगह हो है। गया, मैंने 3B में क्रेडिट मुझे क्लेम करना है, ये डी सब्जेक्ट टू बीए, दिस डी सब्जेक्टेड टू डबल ए, दिस डी सब्जेक्टेड टू बी, दिस डी सब्जेक्टेड टू ए। हाँ। तो सप्लायर, अच्छा ये क्लॉज भी डाल देते हैं, सप्लायर अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट किसी सप्लायर को नहीं करेगा तो हम इस रिसिपिएंट का क्रेडिट ब्लॉक कर देंगे, हाँ ये भी तो डाल सभी, देते हैं। हाँ तब ए इक्वल थोड़ा टू बी, ठीक। बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी। हाँ ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। सप्लायर ज्यादा क्रेडिट क्लेम करे, कम क्रेडिट क्लेम करे, एक रिसिपिएंट चीज ये भी तो हो सकता है सर, जो नए वाले जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, नए जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसके बावजूद उसने ध्यान नहीं दिया और पूरा क्रेडिट कर लिया क्लेम। मतलब जैसे जो नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि भाई ये नया है, इसका हम 50% ही तुमको अलाउ कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, आप और कह मैंने रहे हो 100% क्लेम कर लिया। अगर किसी ने न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है, हाँ, और इससे मैंने माल परचेज कर लिया। क्लॉज 1 में इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे और ये ज्यादा क्रेडिट क्लेम कर रहा है, तभी से पास ऑन कर पा रहा होगा। हाँ आउटपुट टैक्स देना नहीं है, ज्यादा क्रेडिट क्लेम कर लिया, पास ऑन कर दिया, तो ये फेक हाँ। इनवॉइस का चक्कर है इसका मतलब। नहीं नहीं, नया ही रिस्ट्रिक्शन, नया ही रजिस्ट्रेशन अगर कोई किसी ने लिया है और रिसिपेंट ने उससे माल परचेज कर लिया, तो रिसिपेंट के ऊपर एक वार्निंग आ रही है कि नया रजिस्टर्ड से आपने माल परचेज किया है, हम आपको इसका 30% ही अलाउ करते हैं आईटीसी का, समझ नहीं गए नहीं ऐसा और नहीं। मैंने 100% ले लिया। सर वो जो रूल 86 में है 1% जो आईटीसी का पे करते हैं ना कैश में, हाँ तो हाँ, मोस्ट ऑफ द केस में लोग 100% यूटिलाइज करते हैं, शायद उनके लिए भी रहेगा ये यहाँ पे फिर। ये 5th में है, देखिए 5th क्या कह रहा है। अगर आपने एक ऐसे सप्लायर से खरीदा है जिसको रूल 86 भी हमें यहाँ लिखा है एप्लीकेबल है, और इस रूल 86 भी अगर इसको एप्लीकेबल हो गया तो इसको 1% कैश में सर ऑफ लाइबिलिटी कैश में पेमेंट करना कंपलसरी है। और ये कंपल्सरी नहीं है सर, कुछ कैश में रिस्ट्रिक्शन है पेमेंट उसमें। नहीं करता है तो इस रिसिपिएंट का क्रेडिट ब्लॉक कर देगा वो, मतलब रिस्ट्रिक्शन में डाल देगा। फर्स्ट क्लास। ठीक बात। अब एक बार डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार आपको फिर से, सप्लायर कहां से कहानी शुरू हुई? क्लॉज सी से, 16(2)(c) से। पहला, सप्लायर अगर नया है तो क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, पुराना है और इसने कम टैक्स पे किया है, यानी कि 1 और 3B का मिसमैच है,
या फिर 3B फाइल ही नहीं किया किसी पीरियड के लिए, या फिर 2B और 3B का मिसमैच है सप्लायर के लिए, या फिर इसने 1% कैश का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि रूल 86P। 5 होने चाहिए, 1 2 3, हाँ 5 हो गए। सर जो पांचवा जो कंडीशन है 1% कैश वाला, हाँ उसमें तो रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस भी है, तो वो तो कहीं दिखाता ही नहीं है पोर्टल पे। मतलब अगर मैंने 2 साल प्रीवियस 2 इयर्स में अगर मैंने इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा का अगर पे किया है, तो उस पे 1% लागू ही नहीं होता। हाँ ठीक है। उसी तरह से एक कंडीशन ये भी है कि यदि मैंने पीछे कंसेक्यूटिव मंथ में अगर मैंने 1% से ज्यादा पे कर दिया है कैश में, तो भी लागू नहीं होता उस मंथ। हाँ ठीक है, एक्सेप्शन में तो है ही है। हाँ, तो फिर वो कहाँ पता चलेगा कि 1% उसने पे किया नहीं किया? हो सकता हो उसमें फॉल करता हो तो नहीं पे करेगा। अब ये बात तो AI 2B कैसे AI इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स पोर्टल के साथ बात करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और भी तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, डायरेक्टर के भी तो कंडीशंस हैं उसमें। हाँ, अब देखिए ये जो प्रिस्क्राइब हर जगह लिखा हुआ है उन्होंने, हो सकता है कि वो 10% ही अलाउ करे। जहां नहीं पता लग पाएगा साफ साफ, वहां वो वेदर होली और पार्टली अलाउ कर देंगे। नहीं हो सकता है। कैसा लगा 38? सर ये तो अच्छा रिसिपेंट के लिए जान लेने वाला लायक है। अमित जी कह रहे हैं रिसिपेंट कि के लिए अच्छा है। रिसिपेंट के लिए अच्छा है सर, सप्लायर के लिए भाई रिसिपेंट के लिए बहुत नहीं बुरा नहीं, है। दोनों साइड बहुत मुश्किल हो गया है अभी। मतलब जेन्युइन टैक्स पेयर विल ओनली सर्वाइव। लिटिगेशन इतना बढ़ जाएगा जी दिनेश जी कि हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब है, मतलब हर लोग नोटिस लेके आ जाएगा अपने पास। हाँ, हर और लोग ये नोटिस लेके आ जाएगा। इंस्पेक्टर ज्यादा होंगे, लगता है लोअर कोर्ट में भीड़ बढ़ेगी। सर ये इंस्पेक्टर राज की वापसी हो रही है। इंस्पेक्टर राज की वापसी हो रही है, ओके ठीक बात है। न्यू बिजनेस के लिए भी डिफिकल्ट है, 50% डिसअलाउड करेंगे। सर वो व्यापार करेगा कि बैठ के दिन भर बनाता रहेगा, क्या करना है? ईज ऑफ कॉम्प्लायंस ऑफ बिजनेस तो है नहीं, ये तो सब बातें हैं बड़ी बड़ी। इनके पूरे कॉन्सेप्ट फेल हो गए। ईज ऑफ कंप्लाई क्या कहते हैं, ईज डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ सब डूइंग फेल हो बिजनेस। गया, फेल हो गया सब। सर डिपार्टमेंट के पास तो पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है। जो बेईमानी करता है उस पर जाकर पकड़ लो, उसको जेल में डालो, उसको जो वसूल करना है उससे वसूलात कीजिए। लेकिन जो छोटे मोटे है उसके साथ अगर ऐसा होने लगेगा तो बेचारा परेशान हो जाएगा। सर हाँ तो इसमें मान लीजिए रूल्स में लेके आते हैं, ये रूल्स में क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, देखते हैं एक बार, नहीं ताकि लिखा वो हुआ ये सर। कह दें बड़ी बड़ी मछली को पकड़ेंगे छोटी मछली को नहीं पकड़ेंगे। डिटेल्स दिस क्लास तो कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही नहीं है सर। रूल तो रूल ही होता है, सबके लिए होता है, छोटा हो या बड़ा हो। नहीं एक्ट में लिखा होता है ना क्लास ऑफ रजिस्टर्ड हाँ वो पर्सन, प्रोविजन डाल देते हैं, QRMP में आया था। प्रोविजन डाल देते हैं सर। हाँ कि हम 5 करोड़ से ऊपर वाले को, अच्छा यहाँ लिखा हुआ बस सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ओके देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि ये छोटे मोटे एसएससी को छोड़ दें, बड़े बड़े एसएससी को ले, या फिर ये भी हो सकता है कि 2B में अगर क्रेडिट आप क्लेम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा क्लेम कर रहे हैं तो हम आपको लिए ये वाला 38 अप्लाई करेंगे, बाकियों के लिए नहीं करेंगे। दैट माइट बी ए पॉसिबिलिटी शुरुआत के लिए, बाद में 100% सभी के लिए लागू कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी है, गॉड नोस क्या होगा। लेकिन जिनेश जी अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर पूरे बिजनेस के लिए लागू हो गया तो दिक्कत है, तो शायद इसीलिए उन्होंने लिखा है पर सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड जी है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा सच अदर क्लास ऑफ पर्सन, पता नहीं मुझे 1 2 3 4 5 में तो सभी के लिए, बाकी और किसी के लिए। लेट रूल्स कम तो और क्लैरिटी आएगी। और Yes. और क्या कह रहे हैं आप लोग? तो डिपार्टमेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करना चाहता है। दे आर ब्लेमिंग द सप्लायर एंड रेसिपिएंट। यस वो तो शुरू से ये गवर्नमेंट की ये Indirectly. कि 1 2 3 अगर अप्लाई कर देते हैं, आपस में सप्लायर रेसिपिएंट आपस में लड़ मर ले, कोई नोटिस देना नहीं है। 1 में भला, 2 में एक्सेप्ट हो गया, 2A में एक्सेप्ट हो गया, 2 में ऑटो आ गया, 3 बन गया अपने आप,
ये कॉन्सेप्ट था, तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर नहीं पाए, तो अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। और रेसिपिएंट से एज एजेंट काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, एंड यू कैन हराश। Yes, recipient is always, a supplier is always an agent for the government for collection of tax. Yes. सर इनका अभी जो लास्ट जनवरी महीने में जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा, अब ये कंटिन्यूअसली सर बढ़ता ही रहेगा, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर से बढ़ता ही जाएगा। अभी तो फिगर 2 लाख क्रॉस भी हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन सर मुझे बताए ना सर, अभी इनको पता था कि आईटीसी फेक इनवॉइस बनने वाली है, कॉमन सेंस है सर। हाँ। तो इन्होंने ऐसे इतना पहला दिया ही क्यों प्लेटफॉर्म ओपन सबको कि आप रजिस्ट्रेशन लो, आईटीसी क्लेम को, तभी को सब पता नहीं चला सर। अभी सर छोटे सप्लायर सफर क्यों होते, बिकॉज जो बड़े बड़े सप्लायर लोगों ने जो फ्रॉड किए, आईटीसी रैकेट चलाए फेक इनवॉइसेस के, अभी भी चल रहे सर, अभी भी पकड़ रहे सर। वो तो एक्चुअली डिपार्टमेंट का होता है कि हमको अंदर जाने के लिए कुछ तो ऐसा लैक्यूना छोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग अंदर जा पाएंगे। नहीं वो 3B ब्लैंक चेक है ना, 3B ब्लैंक चेक है क्रेडिट लेने के लिए, आप जितना मन चाहे वो कर लो। अभी रजिस्ट्रेशन तो 8 दिन मिल जाता है, आपने इनवॉइस बना दिए, तो डिपार्टमेंट को तो पता चलना चाहिए था सर। अच्छा चलिए एक बार और डिस्कस करते हैं। हमने BA डिस्कस कर लिया, 38 डिस्कस कर लिया, 41 डिस्कस करते हैं आपके साथ। 41 में इन्होंने क्या किया? इट इज फॉर प्रोविजनल क्रेडिट सर ना। हाँ, अब देखिए ये 41 बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, आप मतलब जितनी निराशा थी वो निराशा कम होगी। 41 देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ये पुराना है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, और जो रेड है टेक अवेल हो गया ऑन ए प्रोविजनल बेसिस टू हिज इलेक्ट्रॉनिक, ये रेड वाला डिलीट हो गया है। ठीक, अब पढ़िए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स। तो टेक क्रेडिट या अवेल क्रेडिट कोई फर्क नहीं है। एज सेल्फ असेस्ड, तो पहले भी सेल्फ असेस के बेसिस पे आप क्रेडिट क्लेम करते थे, अब जो सेल्फ असेस है वो कैसे है? अब सेल्फ असेस कैसे है? अकाउंट्स और टू बी, नया टू बी जो 38 जनरेट करेगा इन हिज रिटर्न, avail the credit of eligible input tax as self-assessed in his return, यानी कि 3B में, and such amount shall be credited to his electronic credit ledger on provisional basis। डिलीट किया गया है इसका प्रोविजनल कुछ है नहीं। इसका मतलब ये है कि 2B के थ्रू जो आपका 3B में आ गया है वो फाइनल है। तो ऊपर लगाने की क्या जरूरत है? रिस्ट्रिक्शन अभी बता रहा हूँ, ये एक्सेप्शन भी तो बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। हाँ, ये एक्सेप्शन बिना तो इंडियन लॉ बनता ही नहीं है। हाँ, ये 2 है वो एक्सेप्शन। अब ये कह रहा है कि भैया सप्लायर ने आपका टैक्स पे नहीं किया, क्लॉज C 2B बता रहा है हमें। यस, सप्लायर ने 1 में 1000 दिखलाया था और 3B में पे किया सिर्फ 800, तो 200 कम किया। तो हमने सभी रिसिपिएंट का, मैं ये मान के चल रहा हूँ, वो सभी रिसिपिएंट का प्रोपोर्शनल बेसिस पे क्रेडिट कम करेंगे, क्योंकि वहां पार्टली लिखा हुआ था। तो सभी रिसिपिएंट को कह दिया कि आप 5% क्रेडिट कम क्लेम करेंगे। ठीक बात है। अब बाद में जब सप्लायर इसको पे कर देगा, क्योंकि 75 सबसेक्शन 12 एप्लीकेबल हो जाएगा इनके ऊपर। यस, जो अभी 1 और 3B में जो मिसमैच है उसको हम लोग नोटिस देंगे। तो डिपार्टमेंट सप्लायर को पीछे पड़ गया, टैक्स वसूल लिया। अब टैक्स वसूलने के बाद हो सकता है डिपार्टमेंट के लैपटॉप में कुछ ना कुछ जरूर होगा, भैया इसका टैक्स आ गया, 2B में ऑटोमेटिकली इसको ठीक करो। तो ये कहता है द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि ये वाला, on self-assessed basis, on 2B basis, in respect of such supplies of goods or services, both the tax payable whereon has not been paid by the supplier, यानी clause C, shall be reversed along with the applicable interest। अब ना कहानी आप समझिए, इतना कितना इंटरेस्टिंग है ये। 2B में कहा कि हम मैं ले ही नहीं सकता हूं, कैन नॉट अवेल।
ठीक है, मेरे पास इनवॉइस है 1000 रुपए के, टू बी कहता है कि आप सिर्फ 800 ही क्लेम कर सकते हैं, तो मैंने 800 ही क्लेम किया। जब मैंने कम क्लेम किया तो रिवर्स कहां से करूंगा? हेलो, शैल बी रिवर्स्ड। तो सर मैंने तो क्लेम ही कम किया, तो यहां पर ये शायद अमेंडमेंट करे, आई विल फर्स्ट अवेल देन रिवर्स। अब देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशन कितना बढ़ने वाला है। ये कह रहा है 1000 क्लेम कर लो, उसने 800 ही दिखाया, 200 की नोटिस आएगी तो भैया वापस कर देना विद ब्याज। या तो मैं 1000 का 1000 क्लेम कर दूं, यही सही है सर। या फिर ये भी हो सकता है टू बी 2 पार्ट में कर दिया, एक टू बी 14 तारीख को आएगा, दूसरा टू बी 30 तारीख को आएगा, ये भी तो पॉसिबल है। हाँ 24 के बाद आएगा, आफ्टर 3B। हाँ मतलब 20, 22, 24 के बाद आएगा। हाँ आफ्टर 3B। गॉड नोस। चलिए, तो मैंने ये अवेल ही नहीं किया, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो रिवर्सल की कहानी नहीं है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि 1000 आया, टू बी नहीं देखा और मैंने 1000 का क्रेडिट क्लेम कर लिया, टू बी जब बाद में आया, मैं मान के चल रहा हूँ 20 तारीख के बाद आएगा, 24 तारीख के बाद आएगा, तो मैं रिवर्स करूंगा, ठीक है। रिवर्स along with applicable interest by the said person such manner as may be prescribed, तो 18% का इंटरेस्ट लगेगा अगर मैंने पहले अवेल कर लिया। अब इसके बाद जो है ये देखिए क्या लिखता है, provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supply, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed। रूल्स आएंगे, मैं रीअवेल कर सकता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, रीअवेल के बारे में और कहां लिखा हुआ है? 37 में रूल। यस, 180 डेज वाला। हाँ राइट। और अब कहां लिख दिया? अब इसको सेक्शन में लिया है 41 में। नहीं, एक तो 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो मुझे रिवर्स करूंगा, और जब पेमेंट कर दिया तो मैं रीअवेल कर लूंगा, यही तो है। हाँ यही। जब मैं रीअवेल करता हूं तो क्या मैं लास्ट डेट के बाद कर सकता हूं? हाँ उस पर कहाँ रोक है? सितंबर के बाद कर सकता हूं, आज तक तो यही है, कोई रोक नहीं थी उसमें। यहां पर मैं जब रीअवेल करूंगा तो क्या मैं 30 नवंबर के बाद रीअवेल कर सकता हूं? क्या यहां भी 30 नवंबर का डेट लगेगा, लास्ट डेट? नो सर, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं रीअवेल मैं कभी भी कर सकता हूं। सप्लायर, अगर एक बात बताइए, सप्लायर ने अप्रैल 22 का टैक्स पे नहीं किया, इसने टैक्स पे किया 2024 में, तो मैं रीअवेल कब करूंगा? तो 24 के बाद ही करूंगा। 24 में करूंगा जब मुझे पता लग जाएगा। मान लीजिए इसके बाद शोकॉज नोटिस गया, इसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई, उसके बाद पता लगा, उसके बाद रिसिपिएंट को पता लगा, और रिसिपिएंट सर फोड़ते फोड़ते पता लगा, कैसे पता लगा वो तो बात की, वो बात बहुत मुश्किल है, वो पता ही नहीं चलता है सर, लिटिगेशन का कहाँ पता चलता है नीचे वालों को, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि एक जीएसटी वाला एक और वेबसाइट बनाए जिसमें सप्लायर ये है, इसका ये डिटेल है, इसमें ये कार्रवाई चल रही है, इसने आप पेमेंट कर दिया, फिर वो अपील में चला गया, अपील में सप्लायर जीत गया, मैं फिर से रिवर्स करूंगा, फिर डिपार्टमेंट चला गया अपील में, डिपार्टमेंट जीत गया, मैं फिर से अवेल करूंगा, हैं? फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, अब फिर वहां कहानी। कौन सा खेल होता है, कुत्ते बिल्ली का कौन सा खेल है? वही ये कुत्ते बिल्ली वाला खेल है। हाँ, तो ये तो हद है। अवेल रीअवेल, अवेल रीअवेल, अरे 180 दिन तो मेरे कंट्रोल में है। हाँ ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो अवेल रीअवेल का खेल चलेगा। ये सबसे खतरनाक होगा सर। हाँ, और कहानी ये है कि ये लिखते हैं कि नॉट पेड बाय द सप्लायर, तो मैं उसको रीअवेल कर सकता हूं। 38 का ग्राउंड समझिए। 38 में तो ये भी लिखा हुआ है कि सप्लायर ने अगर 2B में क्रेडिट आ रहा है 100 रुपया और इसने 3B में 120 क्लेम कर लिया, तो रिसिपिएंट का क्रेडिट रोक देंगे। सर एक चीज और यहाँ,
नहीं नहीं सर, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ जैसे 2B में 100 रुपया आया, हाँ मैंने 120 क्लेम किया, हाँ। अगले महीने जब हम जा रहे हैं तो हम्म, उस 2B में वो 20 रुपया भी आ गया जो उसने पिछली बार नहीं पे किया था, ठीक है। तो फिर उसका तो बराबर हो गया ना 120 रुपया। बहुत करेगा तो इंटरेस्ट मांग सकता है 20 रुपए का, भैया ले आओ 1 महीने का ब्याज। अच्छा, ये नहीं हो सकता क्या? मैं अभी पूरी तरह से नहीं समझा। 2B में 100 आ रहा है, हाँ, ये अप्रैल की कहानी है। मई में क्या हुआ? उसने 120 जो क्लेम किया, हाँ। वो 20, अच्छा जब 2B में 100 आ रहा है और उसने 120 क्लेम किया, तो 20 ऐसा था जो 2B में आया ही नहीं, जो 2B में आया ही नहीं। हाँ ठीक है, आगे। अगले महीने उसने 2B फाइल किया, लेट फाइल किया GSTR1 को, प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड 11 तक फाइल नहीं किया, 12 में किया, नहीं नहीं, 13 आप में किया। मुझे लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है। सप्लायर रिसिपिएंट, ठीक है। हम्म, इसका ये सप्लायर 1 है, हम्म, ये सप्लायर 2 है, ये इसको सप्लाई करता है, तो ये इसके लिए रिसिपिएंट है, ठीक है। हाँ मैं इस रिसिपिएंट का क्रेडिट डिनाई करने की बात कर रहा हूं जब ये वाला सप्लायर हाँ 2B में इसको 2B में नजर आ रहा है 100, 3B में क्लेम कर रहा है 120, हम्म। यानी कि ये सप्लायर 2 के कारण 2B में 100 नजर आ रहा है, ठीक बात है। ये जो 20 रुपए का इसके पहले का नहीं हो सकता? हाँ, 20 रुपए प्रायर पीरियड का नहीं हो सकता, हो सकता है। हो सकता है सर, अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिटर्न अभी पुराने फाइल नहीं हुए हैं। उस पे आते हैं, उस पे उसका भी इंतजाम इस बजट 2022 में कर दिया गया है। अच्छा, कैंसिल करने का? नहीं नहीं नहीं, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक। तो ये तो अच्छी बात बताई राजेश जी, चलिए। लेकिन ये आपको समझ में आ गया? हाँ तो सर। ये 2B और 3B के मिसमैच के कारण हम्म, 2B में 100 आया, 3B में 120 आया, आपने रिसिपिएंट का क्रेडिट डिनाई कर दिया। बाद में ये पता लगता नहीं नहीं ये तो ठीक था, क्या ये रीअवेल कर सकता है? बिल्कुल। उसके बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 1 और 3B का मिसमैच, बस। हाँ। ठीक बात। तो ये भी कमाल है। अब इसके बाद देखिए, अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। 2BA डिस्कस कर लिया, 38 डिस्कस कर लिया, 41 डिस्कस कर लिया। अब लिंकेज समझिए इस चीज को। BA में क्या लिखा हुआ था? ITC अवेल वाला 38 का रिस्ट्रिक्शन। 38 में कितने ग्राउंड्स लिख दिया रिस्ट्रिक्शन के? 1 2 3 4 5 5 ग्राउंड्स लिख दिए। और ये पांचों ग्राउंड किसको कंप्लाई करना है? रिसिपेंट को, सप्लायर को। हेलो, हाँ हाँ, सप्लायर अगर कॉन्ट्रोवेंशन करता है तो रिसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ, रिसिपिएंट क्रेडिट किस सेक्शन में, कौन सा रिटर्न में क्लेम करेगा? 2B 38 में, 3B में किस बेसिस पे? 38 की बेसिस पे। सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। हाँ, और ये कहां लिखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे क्रेडिट क्लेम करेगा? 41 में। 41 में और क्या लिखा हुआ है? इसमें भी कंडीशंस हैं। इसमें ये एक कंडीशन है कि सेल्फ 1 and 3B वाला है कि सप्लायर ने अगर 1 और 3B का मिसमैच है तो रीअवेल कर सकता है। यस। लेकिन 2B और 3B का मिसमैच है तो रीअवेल नहीं कर सकता। ना 3B अगर उसने फाइल नहीं किया है तो रीअवेल नहीं कर सकता ना। ना। 3B शायद कर सकता है, 3B नहीं फाइल किया तो शायद वही नॉट पेमेंट ऑफ टैक्स ही आएगा, है ना। लेकिन इसका नहीं कर सकता। चलिए, अब एक लास्ट सेक्शन 50 है जो आईटीसी से रिलेटेड है, वो देख लेते हैं। अच्छा, 50 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था, सेक्शन 50 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है वो नोटिफिकेशन द्वारा लिखा हुआ है जी। 24 to 18% कर दिया। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन अमेंड किया गया है। 24% से कितना कर दिया गया? 18%। 18%। तो आप जो देख रहे हैं ना, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, वो फिफ्थ शेड्यूल, वो सब
इंटरेस्ट वाला ही है। अभी आपको दिखला भी देता हूँ। तो मैं पहले 50 के प्रोविजंस पढ़ता हूँ पर आपके साथ। 50, 49, ये रहा 50। देखिए इन्होंने जो वर्ड यूज किया है, बट द आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। पहले यहाँ पे और था, पहले क्या था वो भी देख सकते हैं। एंड की जगह पे और था। अच्छा, अवेल आर यूटिलाइज था। थर्ड नहीं, देखिए पहले क्या था, टैक्सेबल पर्सन हु मेक्स एन अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी। हाँ वही कह रहा हूँ ना, बिकॉज ऑफ मिसमैच 42 और 43। तो ये 42, 43 का तो रेफरेंस ही हटा दिया इन्होंने। उसके आगे फिर लिखा है ना सच अनड्यू और एक्सेस क्लेम। अनड्यू और हाँ एक ही बात है वो तो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रॉन्गली अवेल्ड। हाँ, now how to decide wrongly availed and utilized? wrongly availed and wrongly utilized, ठीक है। आप कहानी समझिए इसका wrongly utilized का मतलब। wrongly utilized का मतलब बताइए। जो क्रेडिट लेना ही नहीं था वो आपने यूटिलाइज कर लिया। यानी कि 2B में आपको बताया गया ये क्रेडिट नहीं लेना था, आपने ये ले लिया। 17/5 में क्रेडिट ब्लॉक था, आपने क्रेडिट ले लिया। और 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया आपने, और आपने क्रेडिट रिवर्स करना था, नहीं किया। तो दे आर ऑल केस ऑफ wrongly utilized. The registered person shall pay interest on such ITC wrongly availed and wrongly utilized at such a rate not exceeding 24%. इसी 24% कितना कर दिया गया? 18। अब झंझट ही खत्म हो गया। सर हाँ बोलिए। अभी भी 24% तो रहेगा। हाँ ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टिव नहीं, वो रहेगा इसलिए यहाँ पे लिखा अगर आपने ले लिया और उसे यूटिलाइज नहीं किया तो 18 है, अगर यूटिलाइज कर लिया तो 24 ले लूंगा। नहीं 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 ऐसा नहीं। फिर से देखिए, पढ़िए आप पढ़िए। ये देखिए ये कहता है एक्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 24%। मैं आपको शेड्यूल में लेके चलता हूँ। ये देखिए ये इंटरेस्ट का नोटिफिकेशन इन द सेट नोटिफिकेशन इन द टेबल अगेंस्ट सीरियल नंबर 2 इन कॉलम 3 फॉर द फिगर्स 24 द फिगर्स 18 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अलग बात है अगर किसी ने 24% के हिसाब से इंटरेस्ट दे चुके हैं तो दे चुके हैं, वो मिलेगा नहीं। हाँ, वो तो मिलेगा। मान लिया आपने, ठीक है। और हमने यहाँ लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी शैल बी 18% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। आया सर फिर 24% निकल ही गया ना सर, 24%। हाँ 1 जुलाई 2017 से, यानी कि आज अगर आपको नोटिस आता है और पुराना रॉन्गली यूटिलाइज आपसे मांगते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो 18% पर एनम ही है। 24% निकाल ही दिया इन्होंने लॉ में। यस सर वो 180 डेज वाला जो क्राइटेरिया था, हाँ बहुत सारा लोगों ने 180 डेज का क्राइटेरिया में वो जो एक अपने आप में वो एक एक्सेप्शन ले लिया था। तो उसमें जो कंडीशन था फेलियर टू पे विद इन 180 डेज, तो फेलियर टू पे, तो वो फेलियर टू पे तो जब होता है जब मेरा ड्यू होता है, ड्यू होता ही नहीं तो फेलियर टू पे होता है, तो वो वाला भी मतलब उन्होंने ओवरलैप कर लिया। लेकिन ऑब्वियसली मैं ये बात तो है फेलियर टू पे 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस लिखा है। फेलियर टू पे हमारे एग्रीमेंट हुई कि मैं 7 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो ऑब्वियसली आई विल पे आफ्टर 7 मंथ्स फ्रॉम द इनवॉइस इशू किया, उसके 7 महीने बाद पे करूंगा, ये एग्रीमेंट है जी। तो मेरा 180 डेज काउंट होना चाहिए उस 7 महीने के बाद, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो ये तो अब कोर्ट का इंटरप्रिटेशन का है। देखिए एक्ट बजट प्रपोजल में कुछ नहीं है। हाँ बस वो मतलब 180 डेज डेट ऑफ इनवॉइस से पकड़ नहीं लेगा, बराबर है। यस वो तो डेट ऑफ इनवॉइस से ही पकड़ेगा ऑफिसर, वो तो मतलब ये मगजमारी रहेगा। हाँ खैर ये तो बहुत कम इंडस्ट्री में 180 डेज का कॉन्सेप्ट आता होगा मुझे लगता है। चलिए तो अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ये हमारा आईटीसी का पोर्शन खत्म हो गया।
एक पूरा इंटरलिंक, डीप इंटरलिंकेज कर दिया हमने। आप लोग किसी को भी कुछ इसमें कुछ और डिस्कस करना तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो 43A तो हाँ वो तो ओमिटेड ही कर दिया, हटा ही दिया, न्यू रिटर्न वाला एनेक्सर ANX 1 और ANX 2 जो था वो साफ हटा दिया इन्होंने। अच्छा चलिए एक एक करके करते हैं राजेश जी, रिटर्न करते हैं हम लोग। 37, 39, 5, 7, 9। अब इसको समझते हैं। पहला कौन सा है? 37 है। 37 कहाँ गया 37? ये रहा क्लास 102। अब ये कॉस्मेटिक चेंज है, पता नहीं वो GSTR 1 भरने में वो कौन सा रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस लेके आने वाला। मैं आपको बताता हूँ एक बात, ये जो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, ये हर जगह जहां जहां इनको मन मिला वो वहां डाल दिया। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए एक्ट पार्लियामेंट्री, लोकसभा में बना, राज्यसभा में बना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बना, लेकिन रूल्स तो CBIC का चेयरमैन या कोई सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। अगर एक्ट में अगर ये नहीं लिखा हुआ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस, तो रूल्स में वो कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। बिल्कुल नहीं डाल सकता। तो ये बहुत जगह ये कोर्ट में चैलेंज हुआ कि सर ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस डालने का। तो इन्होंने क्या किया, एक्ट में ये सारे पावर अपने पास ले लिए कि हम रूल्स में हम कंडीशंस भी डालेंगे, रेस्ट्रिक्शंस भी डालेंगे, मैनर भी डालेंगे, टाइम भी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। तो हम रूल्स में वो सारा पावर लेते हैं। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और थी, शायद यहाँ मिस है। जो विधायिका जो चीज को पास करती है उसकी मंशा क्या है, उस मंशा को देखते हुए इनको रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन और लगाने पड़ेंगे। नहीं मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। वो है GST काउंसिल के मिनट्स। हाँ, ये डिसाइड करेंगी कि वो कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस क्या है। ये कंडीशन रेस्ट्रिक्शन जो लगाया जा रहा है, इट इज क्या वो कंडीशन रेस्ट्रिक्शन वर डिस्कस्ड इन GST काउंसिल मिनट्स और नॉट। ओके ओके ओके, हाँ तो वही विधायिका की मंशा हो गई वो। हाँ, पार्लियामेंट तो डिस्कस ही नहीं करता GST के प्रपोजल्स को। हाँ, है ना। मिनट से वो आ गया, राइट। यस, मिनट से आएगा। हाँ, लिंकेज हो गया उसका, राइट। अब मिनट को ही देख के चैलेंज किया जाएगा। हाँ, इसलिए जितने भी अच्छे लॉयर्स हैं वो मिनट्स को टाइप करवा के अपने पास रखा हुआ उन्होंने। ये मिनट्स हम लोग को भी चाहिएगा तो कैसे मिलेगा? वो तो साइट पे कहीं होता है। वेबसाइट में जाइए, वहां कहीं है मिनट्स का शायद। हाँ हाँ, वहाँ सारा है। जो लेटेस्ट मीटिंग होती है उसका नहीं है, लेकिन पुराना सारा है। चलिए, सेकंड में इन्होंने लिखा कि GSTR 1 shall be communicated to the recipient of the said supply within such time and in such manner as may be prescribed। तो जो GSTR 1 का जो कम्युनिकेशन है वो 2B में जाएगा। उसका टाइम और मैनर वो प्रिस्क्राइब करेंगे। और हमने अभी 38 डिस्कस कर लिया आपके साथ, और उसमें मैंने बता दिया कि 2B हो सकता है 2 पार्ट में आए। एक 14 तारीख को आए जो आप अवेल कर सकते हैं, और एक बाद में आए जो आपको अवेल करने के बाद 24 के बाद में आवे। हाँ, 14 तारीख को 2 तरह का 2B आएगा। ये सब इमेजिनेशन है और अच्छा गेस है। यहाँ पर आपको अवेल वाला भी आएगा और कुछ रेस्ट्रिक्ट वाला भी आएगा, और एक 30 तारीख को शायद आए जहां पर सिर्फ रेस्ट्रिक्ट वाला आएगा। हाँ, जब IFF वाले सब भेज देंगे तब। तो ये 37 में और एक चेंज है शायद, 37 में 30 नवंबर वाला चेंज है। Shall be communicated to the recipient within such time and in such manner as may be. The word shall subject to such condition within such time and in such manner may be communicated। वही है, subject to condition। वही लिख दिया। ठीक है। फर्स्ट प्रोवाइजो shall be omitted। और अगर आपको मैं ओरिजिनल दिखलाऊं 37, देखिए हमने अपनी किताब में भी यही किया था। हमने किताब में लिख दिया था नॉट एप्लीकेबल, है ना। ये रहा 37(1), और ये लिख दिया था कि ये जो 42 11th डे 15th डे में, तो हमने यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिख दिया था। इस बजट में इस प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया। जब इस प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया तो यहाँ प्रोवाइडेड फर्दर लिखा हुआ था, तो फर्दर को यहाँ से डिलीट कर दिया, और इस प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड फर्दर जोड़ दिया। कॉस्मेटिक चेंजेस है,
ठीक है। फर्स्ट प्रोवाइजो शैल बी ओमिटेड, सेकंड प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड फर्दर दैट की जगह प्रोवाइडेड दैट कर दिया, और सेकंड जो थर्ड प्रोवाइजो था वो सेकंड प्रोवाइजो बन गया, इसीलिए वहां प्रोवाइडेड फर्दर दैट कर दिया। ठीक बात। सबसेक्शन 2 शैल बी ओमिटेड। अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या था, ये था जहां पर 38(3), 38 वो 17, 15 ये सब था, ये भी हमने नॉट एप्लीकेबल लिखा था, इस बजट प्रपोजल में इसको डिलीट ही कर दिया। ठीक बात। अब आइए इन सबसेक्शन 3 42, 43 का रेफरेंस ओमिट कर दिया। अब हमने जब किया था थर्ड वो हटा दिए, तो हमने कहा था कि भैया ये वाला 42, 43 नॉट एप्लीकेबल है यहां से, एंड विच, तो इसी को इन्होंने इस बजट प्रपोजल में डिलीट कर दिया। इसके बाद इसी को तो लेकर के 36(4) पे चैलेंज हो रहा था। हाँ, अब यहाँ आइए, ये जो इन द फर्स्ट प्रोवाइजर द वर्ड्स कि जीएसटीआर 1 आप अमेंड कब तक कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ था फर्स्ट प्रोवाइजर टू थर्ड, उसका लास्ट डेट क्या था 39 सितंबर। अब इसको क्या कर दिया गया है, सितंबर था वो बढ़ गया, वो 30 नवंबर कर दिया गया। ठीक है, वो 30 नवंबर कर दिया गया। हाँ, यहाँ इन्होंने सबसे बड़ी बात है डेट ही प्रेस्क्राइब कर दी। अभी तक के 12 मंथ लिखा था, इस पे डिस्कस करते हैं, वो डेट टाइम लिमिट में डिस्कस करेंगे आपके साथ जब 16(4) डिस्कस। अब 39(5) में आते हैं, मैं उसका इम्प्लीकेशन डिस्कस करूंगा आपके साथ। 39(5) कहाँ गया 39(5), ये रहा नीचे होगा। 39(5) में एनआरटीपी अपना जीएसटीआर फाइल करता था, जीएसटीआर 5 फाइल करता था, उसका लास्ट डेट क्या बताया था आपको, आईएसडी वाले थे ना, 20 तारीख था ना। हाँ, ओआईडीआर कौन सा रिटर्न फाइल करता है, 5A था, 5A, लास्ट डेट क्या था, उसका भी शायद यही था क्या, 20 था। हाँ। एनआरटीपी जब जीएसटीआर 5 फाइल करेगा तो इसका डेटा ऑटो पॉपुलेट होके जीएसटीआर 2B में आएगा या नहीं आएगा, जी आएगा। अब एक बात बताइए, 2B 14 तारीख को ऑटो पॉपुलेट होता है, 5 20 तारीख को फाइल होगा, तो क्या अगर मैं एनआरटीपी से कोई गुड्स या सर्विस गुड्स अवेल करूंगा तो क्या मैं उसका क्रेडिट सेम मंथ में क्लेम कर पाऊंगा, नहीं। तो इसका डेट इन्होंने 13 कर दिया ताकि 2B में 14 तारीख तक ऑटो पॉपुलेट होके आ जाए। जीएसटीआर 5 का एनआरटीपी वाला, हाँ एनआरटीपी वाला, ठीक बात। अब आइए, अब कौन सा सेक्शन करना है हम लोग को, 39(7). 39(5) ये रहा 39(7). ये 39(7) कोई खास बात नहीं है, ये पहले रूल्स में था स्पेशल प्रोविजंस के रूप में, वही क्यूआरएमपी का स्कीम है कि अब क्यूआरएमपी कैसे पे कर सकता है, सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे और 35% आउटपुट का, वो उन्होंने एक्ट में लिख दिया है। इसके बाद कौन सा है 39(9), कहाँ गया, ये रहा। इसमें इन्होंने देखिए क्या किया, एक मिनट देखिए, 39 सबसेक्शन 9 को मैं अगर आपको यहां दिखलाता हूं, ये ओरिजिनल है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 एंड 38, तो यहां लिख दिया वेयर कर दिया बस, वेयर अंडर सेक्शन क्या लिखा, रुकिए, यस 37, 38 का रेफरेंस हटा दिया, यानी कि 37 जीएसटीआर 1 का और 38 इनवर्ट सप्लाई का, तो इनवर्ट सप्लाई जीएसटीआर 2 है नहीं, तो इसका रेफरेंस देने का मतलब है नहीं। 37 का उन्होंने अलग से लिखा हुआ भी है, मतलब इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 2, 3, 4, 5, यानी कि इन सेक्शन में जो आप रिटर्न भरते हैं उसमें गलती अगर है तो आप उसको 30 नवंबर तक सुधार सकते हैं। पहले यहाँ पर सितंबर लिखा हुआ था, कहाँ गया, कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये रहा सितंबर। अब इन्होंने क्या कर दिया 30 नवंबर, तो कौन कौन से रिटर्न को आप सुधार सकते हैं, 1 से 5 तक। 3B 1 है कि नहीं इसका रेफरेंस, यहाँ पर 1 होगा रेफरेंस, है
1 में 3B है तो 3B आप सुधार सकते हैं। 4 में कंपोजिशन वाला रिटर्न सुधार सकते हैं। और TDS यानी कि GSTR 8 आप सुधार सकते हैं। GSTR 6 जो ISD फाइल करता है वो सुधार सकते हैं। NRTP GSTR 5 फाइल करता है वो सुधार सकते हैं। ऑल द अबव रिटर्न्स कैन बी रेक्टिफाइड टिल 30th नवंबर। ठीक है सर? हाँ यहाँ जो GSTR 4 लिखा हुआ है, हाँ ये 30 अप्रैल तक इसकी ड्यू डेट है, नेक्स्ट ईयर के मंथ में। तो इस ये जब फाइल हो जाता है तो इसमें अगर रेक्टिफिकेशन है तो कहाँ करेंगे? अभी तक तो कोई फार्म नहीं है, तो क्या 9A में भरेंगे? नहीं तो GSTR 4 में कोई अमेंडमेंट का कॉलम नहीं है ना अच्छा सर इसमें GSTR 1 नहीं है सर। 1 का रेक्टिफिकेशन तो 37 में है ना। 39 में नहीं है वो। नहीं 1 का 37 में। रेक्टिफिकेशन, हेलो 1 का रेक्टिफिकेशन तो 37 में है। अभी दिखलाता हाँ हूँ। हाँ, वो इसी में सर अमेंडमेंट है। ये रहा। वो तो अमेंडमेंट हमने कर ही लिया 1 का। यस सर। ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताइए, अगर GSTR 1 अगर आपने अप्रैल का फाइल नहीं किया तो मई में फाइल कर पाएंगे? पहले कर देते थे, अब नहीं। ये तो 1 जनवरी 2022 से ही अमेंडमेंट आ गया। जी। अगर आप 3B फाइल नहीं कर पाए अप्रैल में तो क्या मई में फाइल कर पाएंगे? ना। नहीं। लेकिन अगर 1 फाइल नहीं हुआ है और तो 3B फाइल हो जाएगा। 3B कंटिन्यूअस फाइल हो रहा है, 1 में दिक्कत है। केवल 1 महीने में हो सकता है, नेक्स्ट मंथ नहीं होगा। नहीं, यही अमेंडमेंट लेके आए। देखिए इन्होंने ये जोड़ा, सब्स्टिट्यूट किया बेसिकली। और इन्होंने, मैं 10 में दिखाता हूं, सेक्शन 10। अरे 39 ये रहा, a registered person shall not be allowed to furnish a tax period if the return for any of the previous tax period has not been furnished by him। ठीक बात है? रिटर्न शब्द लिखा है सर, तो क्या 3B के बारे में कह रहा है? नहीं रुकिए, रिटर्न में तो 1 रिटर्न है। नहीं सर, स्टेटमेंट है वो तो स्टेटमेंट है तो 1 रिटर्न नहीं है। तो इसका मतलब ये 3B के बारे में बात कर रहा है, 4 के बारे में, 5A ये सब के बारे में बात कर रहा है जी। तो अगर ये किसी पिछले किसी एक टैक्स पीरियड का फाइल नहीं हुआ तो दूसरे पीरियड में फाइल नहीं हो पाएगा। कभी नहीं हो पाता था, पहले भी नहीं हो पाता था। यहाँ पर और लिख दिया। और लिखने के बाद इन्होंने देखिए, ऑल द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सबसेक्शन 37(1) फॉर द सेड टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। मतलब ये हो गया कि अगर आप 1 फाइल नहीं कर पाए तो आप 3B भी फाइल नहीं कर पाएंगे। ये रोक लगा दी, ये रोक लगा दिया। यानी कि 1 3B अब दोनों भाई जुड़वा भाई साथ साथ चलेंगे और क्रमशः चलेंगे। हाँ, आगे पीछे नहीं चलेंगे। आगे पीछे नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देना चाहे तो दे सकती है। हाँ। ठीक है। अब हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है इसका टाइम लिमिट का। जहां 30 सितंबर था वहां क्या कर दिया इन्होंने? 30 नवंबर। नहीं 30 सितंबर भी नहीं, ऐसे नहीं समझते इसको। सितंबर मंथ था, सितंबर का रिटर्न। हाँ, सितंबर का ड्यू डेट आप सितंबर रिटर्न। फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, तो ये सितंबर। अब अगर आपको इस फाइनेंशियल ईयर का कोई क्रेडिट क्लेम करना है तो 20 अक्टूबर तक आपको रिटर्न फाइल करना था जी। अब इन्होंने अगर 20 अक्टूबर के बाद रिटर्न फाइल करेंगे, लेट फाइल करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्रेडिट डिनाई। यही तो है। इन्होंने चेंज ये किया और वेलकम चेंज है, अच्छा चेंज है। इन्होंने किया ये फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, इन्होंने अब एक कट ऑफ डेट डाल दिया 30 नवंबर। कौन सा डेट डाल दिया? 30 नवंबर। 30 नवंबर। 30 नवंबर तक कौन से मंथ का रिटर्न फाइल होता है?
अक्टूबर का समझ लीजिए। अक्टूबर का, तो अक्टूबर का लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है? 20 नवंबर। 20 नवंबर। इन्होंने 20 नवंबर डेट नहीं डाला, कौन सा डेट डाला है? 30 नवंबर, 10 दिन और। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 नवंबर के बाद भी अगर आप अक्टूबर का रिटर्न फाइल करते हैं तो क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आया? ये चीज है। उसी तरह से 34 सबसेक्शन 2 जो क्रेडिट नोट इशू करने का लास्ट डेट है वो नवंबर तक। हाँ ठीक। इसका मतलब समझिए क्रेडिट नोट के बारे में, फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2 और 30 नवंबर लास्ट डेट। अक्टूबर, मान लीजिए मैं अक्टूबर का जो रिटर्न जाता है वो 20 नवंबर ड्यू डेट है, मैं क्रेडिट नोट इशू करना चाहता हूं 25 नवंबर को। इज इट पॉसिबल फाइनेंशियल ईयर 1 का? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि अब लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर है। 30 नवंबर है। पहले लास्ट डेट क्या था क्रेडिट नोट इशू? 20 अक्टूबर लास्ट, मतलब सितंबर रिटर्न 30 सितंबर था। हाँ ठीक है, तभी अक्टूबर में डिटेल जाएगी। 37 जो जीएसटीआर 1 का है, इसका बताइए। फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2 में कब तक? 30 नवंबर लास्ट डेट है। 30 नवंबर के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहां पर कोई गलती हुई है, इसको मैं अमेंड, अब पोर्टल अमेंड करने देगा या नहीं देगा? अब देगा, 30 नवंबर तक देगा। मुझे एक बात बताइए, अक्टूबर का जीएसटीआर 1 फाइल करने का लास्ट डेट क्या है? 11 नवंबर। 11 नवंबर। अब 11 नवंबर को नहीं फाइल करते, आप कहते हैं 30 नवंबर को ही फाइल करूंगा, तो आप अमेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। 30 नवंबर तक अमेंड होगा। 39(9) जो हमने अभी डिस्कस कर लिया आपके साथ, बाकी जितने भी रिटर्न हैं 3B 1 2 3 4 5 तक, 4 5A भी है? नहीं कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 नहीं 3 4 5 6 8, ठीक है ना? इतने रिटर्न 3 4 5 6 8, ये रिटर्न भी अब 30 नवंबर तक अमेंड हो सकते हैं। ठीक बात? 52 सबसेक्शन 6 ये टीसीएस वाला है। टीसीएस वाला कौन सा है? 8 7 और 8 7 जीएसटीआर 7। अच्छा सॉरी जीएसटीआर 7। एक मिनट, मैं गलती कर रहा हूं क्या? नहीं, टीडीएस का 7 तो हमने यहां कर दिया 39(9) में जो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं 3B 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 8 टीसीएस वाला है। तो 8 जो टीसीएस वाला है उसका अमेंडमेंट कहां लिखा हुआ है? इन्होंने 52 सबसेक्शन 6 में लिखा हुआ, इसके लिए भी 30 नवंबर कर दिया गया। ठीक बात? इसके बाद 42 43 43A ये ओमिट हो गया अदर्स में। 7 सबसेक्शन 2 में मैं आपको किताब दिखलाता हूं, अपनी वाली किताब। 7 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ये नो सप्लाई का केस है। हेलो, हाँ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आएगी, नो सप्लाई शेड्यूल 3 में भी लिखा हुआ है जी, और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से भी नो सप्लाई लेके आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन लेके आई थी नो सप्लाई का, और वो 2 नोटिफिकेशन ये था 72B में, जहां पर फंक्शंस ऑफ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को नो सप्लाई माना गया है। ये 1 कब आया था? देखिए ये जुलाई 2017 जून में आ गया था। 2 ये आया था 26 जुलाई 2018 से इफेक्टिव किया गया। और एक जो लिकर लाइसेंस वाला है, ये वाला ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस, इसको इफेक्टिव किया गया था 30 सितंबर 2019 को। इस बजट प्रपोजल में इन्होंने कहा कि ये दोनों इफेक्टिव हो जाएंगे 1 जुलाई 2017 से। इसका मतलब ये हो गया डिपार्टमेंट पुराने
लीगल लाइसेंस के ऊपर या पुराने पंचायत फंक्शंस के ऊपर जीएसटी नहीं मांग सकता। ठीक बात है? हाँ 29 क्या है? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। मैं आपको दिखलाता हूँ, किताब में दिखलाता हूँ, अपनी किताब में वो ज्यादा ठीक रहेगा, उससे हमें पता भी लग जाता है कि अमेंडमेंट कब कब हुई। है 29 कहाँ है? 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका सबसेक्शन 2, जहां पर प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है। उसके बी क्लॉज में इन्होंने लिख दिया है, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड। पता है सीएमपी 08 ही तो क्वार्टरली है। जी 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 वही है ना? और एक्चुअली में इसका कोई मतलब बनता है? सीएमपी 08 कुछ नहीं, सारी तो पेमेंट स्टेटमेंट है। हाँ, तो इन्होंने चेंज किया, सीएमपी 08 रिटर्न भी नहीं है ना। तो कौन सा? वो तो जीएसटीआर 4 था रिटर्न। हाँ, यहाँ पर जीएसटीआर 4 का रेफरेंस ले आए। और जीएसटीआर 4 आपको कब फाइल करना है जरा बताएंगे आप? वो 30 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर में। 30 अप्रैल को। ये फाइनेंशियल ईयर 1, ये फाइनेंशियल ईयर 2, और इसका 30 अप्रैल को फाइल करना है जी। 30 अप्रैल से 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो 3 ये महीने रद्द, हाँ तो ये रद्द कर देंगे, पावर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का। ठीक बात? एक यहाँ चेंज किया, दूसरा यहाँ चेंज किया। क्या चेंज किया उन्होंने? है ना, प्रिस्क्राइब पीरियड लिख दिया। अभी तो 6 महीने लिखे हुए हैं ना, उसके बाद उसमें भी इसी तरह कर दिया उन्होंने कि अगर एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं तो रद्द कर देंगे रजिस्ट्रेशन। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जैसे मुझे बोलने दीजिए। क्लॉज सी में आइए, देखिए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ पहले लिखा हुआ था। हाँ, जी, ए रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दिस हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये एनुअल रिटर्न के बारे में बात कर रहा है। 3B बात कर रहा है, याद रखिएगा। 3B ये कहता है 6 महीने लगातार फाइल नहीं करेंगे तो हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। बोला अब 6 महीने का नहीं है, अब रूल बताएगा कितने महीने के लिए। एक्ट से हटा दिया, अब बोलता अब हम अपने पास पावर रखेंगे। तो ये 29 भी हो गया। 47 लेट फीस, 47 में लेट फीस में टीसीएस का लेट फीस नहीं था, वो डाल दिया। 54 रिफंड बता देते हैं आपको, तो खास अमेंडमेंट नहीं है। 54 में 2 अमेंडमेंट है। अच्छा, जो कैश लेजर था उसका अगर रिफंड लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का, बोलता है जो 3B फाइल करके रिफंड क्लेम कर लीजिए। पॉसिबल है? 3B फाइल करके कैश लेजर कैसे रिफंड लेंगे? RFD 01 तो फाइल करना पड़ता है ना। हाँ, आप समझिए, लॉ में तो यही लिखा था ना, द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। रुकिए, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? देखिए लॉ में यही लिखा हुआ था। 3B से कुछ नहीं आता है सर। हाँ, provided that the registered person claiming refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of 49 subsection 6 may claim such return in the return furnished under section 39। बताइए आप 39 में कौन सा रिफंड क्लेम फाइल करता है? कौन सा रिटर्न फाइल करता है? 39 may claim such refund in the return furnished under section। फिर 3B के बारे में तो बात कर रहा है जी। इसी को चेंज कर दिया, बोलता इन सच फॉर्म, यानी कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड RFD 01 में लेंगे। ओके, ठीक है, द वर्ड्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। बस इन्होंने यहाँ लैंग्वेज चेंज की है, लेकिन पहले भी RFD 01 ही फाइल होता था। अच्छा, ठीक बात है, तो और अच्छी बात है। और एक चेंज किया इन्होंने, डिस्टिंक्ट पर्सन वाला इंटर चेंज हो सकता है केस में। पर्सन वाला इतना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कैसे रह गया? अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। डिस्टिंक्ट पर्सन वाला अभी करते हैं, लेकिन एक और अमेंडमेंट किया 40, ये वाला स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो UIN वाले हैं, वो पहले 6 महीने के अंदर रिफंड फाइल करते थे, अब 2 साल के अंदर रिफंड फाइल कर सकता है। इनको राहत दे दिया। हाँ, और एक अमेंडमेंट किया इन्होंने, और वो अमेंडमेंट कहाँ है? 54 सबसेक्शन
10 में, हाँ 54 सबसेक्शन 10 ये रहा। बोलता है अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर आपका आईटीसी रिफंड आपका ब्लॉक कर सकता है अगर आपकी कोई देनदारी बनती है, ठीक है ना। तो ये कहता था पहले कि अगर आपने आईटीसी का रिफंड के लिए अप्लाई किया है तो ऑफिसर आपका रिफंड ब्लॉक कर सकता था अगर आपकी कोई देनदारी बनती है टैक्स इंटरेस्ट। देखिए वेयर एनी रिफंड इज ड्यू अंडर सबसेक्शन 3, और सबसेक्शन 3 में आप कौन सा रिफंड अप्लाई करते थे, किस चीज का रिफंड अप्लाई करते थे, आईटीसी का। आईटीसी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जीरो रेटेड सप्लाई लिखा हुआ ये रहा, जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई ये सब में, और ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, ये सब में जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आता था उसमें, है ना, जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हाँ यही दो आता था। कैश लेजर का तो नहीं करते थे ना, नहीं, वो तो किसी और सेक्शन में करते थे। तो इन्होंने कह दिया कि भैया सिर्फ आईटीसी का रिफंड अप्लाई करने से हम ब्लॉक नहीं करेंगे, आप किसी का भी रिफंड अप्लाई करोगे तो हम ब्लॉक करेंगे। तो इन्होंने 54 सबसेक्शन 3 का ये जो शब्द है ये हटा दिया, ठीक है। तो ये 54 का अमेंडमेंट हो गया। और जिनेश जी ने एक अच्छा याद दिलाया, वहां को अमेंडमेंट हुई है किस सेक्शन में, 49 में, 49 में पेमेंट वाला उन्होंने ट्रांसफर कर देंगे अब। कहाँ ये मान लिया जाएगा कि आपने रिफंड ले लिया। ये रहा 49 सबसेक्शन 10। मैं यहाँ लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, पीएमटी 09 सब कैश लेजर ये पैसा ट्रांसफर कर सकते थे, आई का पैसा सी में, सी का पैसा एस में, एस का किसी भी मद में। अरे बोल दीजिए जी जी जी, पीएमटी 09 मद में। यस यस यस। लेकिन जीएसटीएन, एक जीएसटीएन नंबर से दूसरे जीएसटीएन नंबर पे पैसा ट्रांसफर हो सकता था? नहीं, पहले नहीं था। पहले नहीं था। लेकिन बोलता सेम पैन अम्ब्रेला, वर्ड पे ध्यान दीजिए, सेम पैन अम्ब्रेला, डिस्टिंक्ट पर्सन वाला ना, डिस्टिंक्ट, यस। डिस्टिंक्ट पर्सन दो तरह से हैं, एक दिल्ली महाराष्ट्र, यस, और दूसरा दिल्ली में दिल्ली ऑफिस बना लिया, MP1 MP2। यस यस पैन नंबर सबका सेम है, यानी कि ये एक एंटिटी है। यस। तो दिल्ली वाला महाराष्ट्र को सप्लाई करे, महाराष्ट्र वाला MP1 को, MP1 वाला MP2 को, ये इसको कैसे भी करे, आप कैश इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का। लेकिन एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि भैया अगर लायबिलिटी, मान लीजिए दिल्ली वाला ट्रांसफर करना चाह रहा है और इसकी लायबिलिटी बनती है, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। हाँ, वो तो क्लियर है। ठीक है। अब ये मुझे समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी इनको करना पड़ेगा। दिल्ली में मेरे पास सीजीएसटी में पैसा पड़ा हुआ है, क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, 1000 रुपए मेरी लायबिलिटी आईजीएसटी की बनती है, तो क्या मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा महाराष्ट्र के अपने ऑफिस में? नहीं। आप पीएमटी 09 फाइल कीजिए, इसको यहाँ फाइल कीजिए, इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए और फाइल कीजिए, हाँ तभी कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे। तो ये 49 सबसेक्शन 10 वाला है जो मैंने बता दिया। वो एक प्रकार से मान ले रहे हैं कि उस स्टेट से आपने रिफंड ले लिया। हाँ, रिफंड का चक्कर खत्म हो गया, ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हमने एक एक चीज डिस्कस कर लिया, कुछ रह तो नहीं गया है? कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा सर। ये 16 डिस्कस हो गया। 16 में जो अमेंडमेंट आई थी 2 बी इंसर्ट हुआ, 4 इंसर्ट हुआ 16/4 में, जो 30 नवंबर कर दिया। 29 डिस्कस कर लिया, 34 2 क्रेडिट नोट वाला डिस्कस कर लिया, 37 जीएसटीआर 1 ये डिस्कस कर लिया हमने, जीएसटीआर 1 कब अमेंडमेंट कर सकता है वो डिस्कस कर लिया। 42 43 43A ये सब ओमिट कर दिया गया, वो डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद जीएसटीआर 1 लगातार फाइल होगा, सीक्वेंसिंग फाइल होगा, कंटिन्यूअस फाइल होगा, और 38 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और 38 में मजेदार ग्राउंड्स लेके आए।
इसके बाद हमने 39 डिस्कस कर लिया। 39 क्या है कि GSTR 5 का लास्ट डेट 13 कर दिया 20 से, और 7 में ये कर दिया QRMP स्कीम को अब एक्ट में भी ले आए वो। और इन्होंने 9 में कह दिया कि 3B 4 7 3 4 5 6 7 आप 30 नवंबर तक अमेंड कर सकते हैं, और GSTR 1 फाइल नहीं करेंगे तो 3B नहीं करने देंगे, ये भी लिख दिया। और इसके बाद 41 में सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो आप रिवर्स करना होगा, रिवर्स करने के बाद आप रीवेल कर सकते हैं अगर सप्लायर ने पे टैक्स कर दिया है तो। बाकी डिलीशन है 47 में, जहां जहां रेफरेंस उसका आ रहा था, किसमें लेट फी वाला वो आ गया, और लेट फीस 52 ये वाला लेट फीस जोड़ दिया, गवर्नमेंट पे ठोक दिया। 49 वाला सर वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वो तो ठीक है, लेकिन वो क्रेडिट लेजर का जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन था, यूटिलाइजिंग द अमाउंट अवेलेबल विद द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो क्या है सर, फिर से बोल सकते हैं? एक मिनट, 48 सबसेक्शन 2 में 48 सबसेक्शन 2 क्या है? हाँ, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स वालों को कहा गया कि GSTR 2 फाइल करने का आपको पावर है, वो हटा दिया बस। 38 रहा ही नहीं ना GSTR 2, इसलिए हटा दिया। 49 में जहां जहां 43A आ रहा था वो वहां हटा दिया। और 49 सबसेक्शन 4 में यूज ऑफ क्रेडिट शैल आल्सो बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। ओहो वो रह गया। हाँ, ये रह गया था। वही तो ना, मैं क्रेडिट कैसे यूज करूंगा, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं? चलिए कोई बात नहीं, ये PMT 09 को डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं आप। ये हो फिर यस, एक मिनट रुक जाइए। 49 सबसेक्शन 4 use of credit will be restricted, or maximum proportion of tax liability, output tax liability, which can be dispatched to the electronic subsection 4 यहाँ लिख देता हूँ। क्रेडिट का यूज सरकार बताएगी हमें, मुबारक हो। फिर उसका प्रोपोर्शन भी मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी व्हिच कैन बी डिस्चार्ज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो 49 में ला दिया। हाँ, रूल 86B वाला ना, हाँ वो भी ला दिया वहां पे। हाँ, वो एक्ट में ले आया, वो एक मिनट ले आया। ठीक है। 4910 डिस्कस कर लिया। ये रहा, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये है रूल 86B वाला। 49 सबसे रूल 86B पहले आ गया था, एक्ट में पावर नहीं था, तो एक्ट में पावर ला दिया यहाँ पे। ठीक है। 50 वाला इंटरेस्ट वाला हमने कर लिया, 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव होगा। और ये वही रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट वाला 52 TCS का है, जो आप लास्ट डेट अब 30 नवंबर तक आप अमेंड कर सकते हैं। 54 रिफंड वाला बता दिया, कैश लेजर का भी रिफंड आप RFD 01 में फाइल कर सकते हैं, और वो रिफंड को ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी केस में। अच्छा, ये तो रह गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो ड्यू डेट है, पहले बताइए रिफंड का लास्ट डेट क्या है फाइल करने का? 2 साल। रिलेवेंट पीरियड से 2 साल। रिलेवेंट डेट से 2 साल। यस सर। रिलेवेंट डेट ही SC डेट में अगर आप देखेंगे तो रिलेवेंट डेट ही गायब था। मैं आपको दिखाता हूँ, 54 के एक्सप्लेनेशन में है। रिलेवेंट डेट मींस यहाँ पर आपको कहीं नजर नहीं आएगा SC डेट, वो उन्होंने डाल दिया। पहले था तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन था। आप लोगों को याद होगा, हमने ये क्लास भी ली थी इसके बारे में, गायब ही। तब इन्होंने ये डाला, क्या डाला देखिए समझिए। इन्होंने ये डाला कि भैया रिलेवेंट डेट इज ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, दैट इज 3B। तो जब SC जेड नहीं, सॉरी SC जेड नहीं कह रहा, SC जेड को सप्लाई, तो सप्लायर किसको सप्लाई कर रहा है? SC जेड को। SC जेड को। सप्लायर के लिए 0 रेटेड सप्लाई है। सप्लायर जब 3B फाइल करेगा जिसमें SC जेड सप्लाई है, यहां से 2 साल। ठीक है। In case of 0 supply of goods or services go to a developer, to a unit where a refund of tax paid is available in respect of such supply themselves,
the inputs or input services used in such supplies, the due date of for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies. ठीक है, यानी कि 3B आया। ये 168 वाला है, ये 5th शेड्यूल, वही जहां जहां 5th शेड्यूल है ये समझ लीजिए 24 से 18 वाला है, 6th शेड्यूल 24 से 18। ओके ठीक है। और ये एक कोई फिश विश का आया था, मैंने दिमाग नहीं लगाया क्या ये कहना चाह रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ फिश मिल फॉलिंग अंडर, इसको एग्जाम्पशन दे दिया या कुछ दिया, बोले एग्जाम्पशन दे दिया है, उसके बाद हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एग्जाम्पशन दे रहे हैं, लेकिन उस पीरियड के एग्जाम्पशन वाला में अगर आपने टैक्स पे किया तो रिफंड प्लीज मत मांगना। ठीक है, 7(2) हमने डिस्कस कर लिया, वाला है। और ये हो गया आईजीएसटी में वही 7 शेड्यूल, तो नोटिफिकेशन तो आईजीएसटी का अलग आया, यूटीजीएसटी का अलग आया, सीजीएसटी का अलग, 24 से 18 वाला। हाँ बस वही है, उसी तरह से यूटीजीएसटी का किया इन्होंने। खत्म। इन्होंने सर जो ड्यू डेट को जो 30 नवंबर तक जो बढ़ाया, हाँ आईटीसी अवेल करने का, उसकी जगह इनको ये सिर्फ लिखना चाहिए कि ऑडिट की ड्यू डेट से 1 मंथ। कौन सी ऑडिट? हम जैसे ऑडिट कराते हैं ना, उसमें पता चलता है कि रह गया वो रह गया। देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट इनकम टैक्स में 30 नवंबर है। नहीं वो कह रहा हूँ उससे 1 महीना आगे की डेट इनको डाल देनी चाहिए, ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उसके आफ्टर उसके बाद 1 मंथ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न का अगर ड्यू डेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इसका भी बढ़ जाए, उसके बाद 1 महीने के अंदर आप उसको अवेल कर सकते हैं या पे कर सकते हैं। ठीक बात है, करना चाहिए था इनको। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ, ये जो इन्होंने ड्यू डेट जो बढ़ाई सर 30 सितंबर से 30 नवंबर, प्रैक्टिकली देखेंगे तो 2 महीना मिलता है ना, अक्टूबर और नवंबर। अच्छा ठीक है, 60 डेज। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो जो सितंबर का था, तो हम अक्टूबर के रिटर्न में उसको लास्ट डेट था जो हमारा अक्टूबर का रिटर्न, चाहे वो 1 हो या 3B, उसी में हमको इनकॉर्पोरेट करना था। तो अभी वो अक्टूबर से बढ़ के नवंबर हो जाएगा सर, 1 ही महीना बढ़ा, 2 महीना तो नहीं बढ़ा। हाँ 1 ही महीना बढ़ा। तो फिर जो 30 तारीख करने का मतलब क्या हुआ? अगर मेरा समझो 11 तारीख निकल गया जीएसटीआर 1 का, मतलब अक्टूबर महीने का ड्यू डेट, तो आगे का डेट में भी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। नहीं, आप जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट अक्टूबर का 11 नवंबर है। यस सर। लेकिन फिर भी आप उसको 30 नवंबर तक आप अमेंड कर सकते हैं सर। लेकिन ड्यू डेट ही 11 तारीख है, तो मैं तो बियॉन्ड जाऊंगा नहीं, मतलब मेरे लिए तो टेक्निकली 1 महीने ही बढ़ा ना सर। नहीं जीएसटीआर आप उसको फाइल नहीं किए हो तो 30 नवंबर तक अमेंडमेंट करके फाइल कर दें। हाँ, मतलब अमित जी का भी पॉइंट वैलिड है कि मैं क्यों लेट करूंगा, मेरे लिए जीएसटीआर 1 का अमेंडमेंट 11 तारीख ही है, मैं अगर लेट करूंगा तो मुझे दिक्कत है। सही बात है, ठीक बात है। और रिसिपिएंट हमारे लिए तो सर 1 महीना ही बढ़ा, जो ड्यू डेट लेने का, चाहे वो चेंजेस करने के लिए या रिफंड लेने के लिए 1 महीना ही बढ़ा, 2 महीना नहीं बढ़ा हमारे लिए। सितंबर पहले क्या था? सितंबर लास्ट डेट था। नहीं, जीएसटीआर 1 का लास्ट डेट क्या था? जीएसटीआर 1 को अमेंड करने का लास्ट डेट क्या था? 11 अक्टूबर सर। अब 11 नवंबर हो गया। हाँ 1 ही महीना बढ़ा। करेक्ट, 1 ही महीना बढ़ा उस। हाँ। लेकिन आप क्रेडिट क्लेम करने का सिस्टम समझिए, क्रेडिट आप पहले 3B के जीएसटीआर सितंबर के ही 3B में आप क्लेम कर पाते थे। हाँ सर, वो भी 20 अक्टूबर को ही लास्ट डेट थी। हाँ, यहाँ 20 अक्टूबर से बढ़ा के 1 ही महीना बढ़ा। फिर वो 30 नवंबर करके मतलब क्या हुआ? या तो फिर उसको 3B का ड्यू डेट डाल दो, नवंबर का ड्यू डेट तभी है, अब 20 दिसंबर है। दिसंबर तक होना चाहिए था। हाँ, ये कर सकते थे। एनुअल रिटर्न का भी 31 दिसंबर है, इसका भी 31 दिसंबर कर सकते थे। ठीक बात है, देना ही था तो 31 दिसंबर कर देते। ठीक नहीं, क्योंकि सर ये वीडियो देखने के बाद मतलब काफी लोग बोल रहे हैं कि 2 महीना बढ़ गया, 2 महीना बढ़ गया, 30 सितंबर से नवंबर हो गया। नवंबर कहाँ हुआ सर? 1 ही महीना तो बढ़ा है प्रैक्टिकली देखेंगे तो। सही बात है। और कुछ कोई बोलना चाह रहा है? कहिए। नहीं सर, मेरे द्वारा कोई पॉइंट नहीं रह गया, सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो सर सबसे अच्छा मूव था कि जो 24% से 18% इंटरेस्ट हुआ 50 का, बहुत अच्छा हुआ सर वो। क्योंकि ऑफिसर मनमानी कुछ भी 24% ठोक देते थे, क्योंकि उनको पावर था कि आपने इनएलिजिबल क्लेम कर लिया या जो भी था जो उनको लगता था,
लेकिन अब वो एक यूनिक स्टैंडर्ड फिक्स हुआ 18%, तो अच्छा हुआ सर। हाँ, उसमें ऑफिसर को भी दिक्कत होती थी कि कितना अनयूटिलाइज, आईटीसी अलग करो, टैक्स लायबिलिटी अलग करो, 18-24 करो, तो वो झंझट से भी तो बाहर सर आ। 3B2A का डिफरेंस वाला जो नोटिस भेज रहे हैं उसके अंदर भी वो 24% चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात हाँ बताइए, सर। पूरे पूरे इस अमेंडमेंट में सबसे खास अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो इंडिया को अफेक्ट करेगा वो कौन सा था? टू बी, फॉर्म 2B, फॉर्म 2B, क्या कहते हैं ये सर। वो? अब आने वाले फ्यूचर को, मतलब आने वाले समय को डिसाइड, आने वाले चीजों को डिसाइड करेगा कि आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा कोर्ट में भी होगा, और इसके रूल्स आने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सर ये तो पक्का है कि गवर्नमेंट ट्रेजरी में जब तक रुपया नहीं आता है तब तक गवर्नमेंट आईटीसी लेने नहीं देगी। ठीक बात उसका है। तो मतलब वो तो उसका लिए जो भी करना पड़ेगा, जितना भी टाइट करना पड़ेगा, एक्ट या रूल जो भी करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सब कर देंगे। ठीक बात है। ट्रेजरी में आता ही नहीं है लोग, और आईटीसी 2B के बेस पे ले लेते हैं, जो फ्रॉड होता है। तो 2B तो उसको करना ही करना था, मतलब बड़ा बड़ा लॉस होता था गवर्नमेंट को। ये इसके लिए छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो या बड़े कंपनीज हो, कॉर्पोरेट हो, इसको कोई भी मतलब वो मायने नहीं रखती है। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन तो मतलब ध्यान में रखने का ही नहीं है उसको, मतलब ट्रेजरी में आया नहीं है तो पैसा दे दे का ही आईटीसी का। ठीक बात है। तो वो एक्शन तो बराबर ही है मेरे हिसाब से। जिसके साथ आप बिजनेस करते हैं उसको आप बराबर ढंढोल के देखो, बराबर आदमी है कि गलत है, क्या है उसका एंटिटी कैसा है। हाँ, गवर्नमेंट ये सोचती होगी या मानती भी होगी कि जिसके साथ आप 1 साल 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। लेकिन ये बहुत अजीब सा लगता है कि मैं सप्लायर से पूछूं, यार तुमने अपना टैक्स पेमेंट कर दिया? कौन बताएगा? सर हमको भी मालूम है, जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो जिसको पैसे दे रहे हैं हम भी बहुत संभल के देते हैं, छोटी चीज भी हम लोग बहुत संभल से खरीदते हैं, परचेस करते हैं। तो बिजनेस में तो हम लोग कितना ध्यान रखते होंगे, सब कुछ करते हैं ना। नहीं सर, सर जिग्नेश जी बहुत सारा चीजें होता है। जैसे काफी सारे सप्लायर है वो बोलते हैं मैं आपको 50% रेट में देता हूँ, अभी आप बोलो मैं रिटर्न नहीं फाइल करता हूँ, या मैं फाइल करूंगा अभी नहीं करूंगा 6 महीने बाद करूंगा, लेकिन ये रेट में दे रहा हूँ, आपको लेना है तो लो। नहीं, ऐसे भी लोग हैं ये सर। टेम्पटेशन जो है ना, ये इसमें ही अलर्ट हो जाना पड़ता है सबको। उसमें कैसा है सर, जो छोटे सप्लायर है वो ये लालच में आ जाते हैं सर। अच्छा। सर मेरे पास ऐसे क्लाइंट है जो परचेस करते हैं लेकिन बोलते हैं आप 3B में क्लेम मत करो, और वो सेल कर रहे हैं। मैंने पूछा फिर आप परचेस दिखाओगे नहीं, सेल करते जाओगे? बोले सप्लायर जब बोला 6 महीने बाद फाइल करूंगा तो आप दिखाओ, फिलहाल अभी क्रेडिट लो ही मत, आप सिर्फ सेल बताओ। ठीक है, बोला आप जैसे बताओ। नहीं क्योंकि इसके उसको कम ये रेट में आया है सर मटेरियल, और वो बोल रहे सप्लायर ने कहा है कि मैं जब फाइल करूंगा रिटर्न तो आप क्लेम करना, अभी मत करो। लेकिन मटेरियल आ रहा है सर वहां से, ईवे बिल में बन के आ रहा है, वो बिल भी लगा के दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करता। लेकिन हम भी 3B में क्लेम नहीं कर रहे सर उस चीज का। ओके। और ईवे उसका बिल एंड, बन गया। ईवे बिल भी बन रहा है, और उसका एंड क्या होता है सर, मतलब ये जो अपना सितंबर या नवंबर का जो कंडीशन है, वो डेट पे आके भी वो सप्लायर उसका रिटर्न नहीं फाइल कर पाता या टैक्स पे नहीं कर पाता, फिर अल्टीमेटली हमको परचेस दिखाना पड़ता है, उतना क्रेडिट लूज होता है, और फिर इसको नुकसान तो है, लेकिन बिजनेस करने के लिए बोलता है ये सब करना पड़ेगा। 90 डेज का यही क्रेडिट टैक्स पीरियड, सिस्टम 60 को डेज का खराब क्रेडिट करता है ना, पीरियड। यही सिस्टम को खराब करता है ना पूरा, यही सिस्टम जो चल रहा है वही खराब करता है पूरा, ऊपर से सर नीचे वो तक भी का है। चैनल में प्रॉब्लम होता है। मोस्ट ऑफ द केस में सर जो होलसेलर है बोलते हैं आप माल लेके जाओ, बिकेगा तो पैसा देना। अब ऐसे केस में सर 180 डेज का क्रेडिट या कंडीशन कहाँ लागू होता है? माल बिका ही नहीं तो मैं कहाँ से उसको पेमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, आप लेके जाओ बिकेगा। सर ऐसे मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है जहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब माल बिकता ही है खरीदता ही है, बहुत सारा स्ट्रगल करके माल बेचना पड़ता है, नहीं सही बात, चलता। बिजनेस करना आसान क्लाइंट नहीं। हमको बताता है आसान नहीं है, आसान बराबर नहीं है, है सर। बराबर है। बिजनेस करना आसान नहीं है, ये बिजनेसमैन ही जानता है। वो तो लाला जी जानते होंगे। सेठ जी, बराबर। सेठ जी लाला जी जानते हैं क्या करना मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, मुझे पता है ना। है। हाँ नहीं डिफिकल्ट है। बराबर है। तो ये सब लाला जी वाले को बहुत तकलीफ होगी,
बड़े कॉर्पोरेट को तकलीफ नहीं है। अब ये बड़े कॉर्पोरेट का भी पता नहीं, जब एयरटेल का 923 करोड़ का क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि 2A में नजर नहीं आया, बोलता हमने अकाउंट्स ही वैसा मेंटेन नहीं किया कि हमें पता ही नहीं लगा। ये तो कितनी अजीब सी बात है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा हो गया। तो इतना बड़ा कॉर्पोरेट होने के बावजूद वो 923 करोड़ रुपया क्रेडिट नहीं ले पाया क्योंकि उसका अकाउंटिंग, मतलब सप्लायर के बारे में पता ही नहीं लगा हमें। जब उसने सप्लायर ने फाइल किया तब पता लगा। तो अगर बड़ों का ये हाल है तो छोटे का क्या और कितना हाल खराब होगा। और उसने इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल कर चुका था, है ना कमाल। सही है। चलिए और कुछ? नो सर, थैंक यू। ओके, कैसा रहा आज का सेशन? बढ़िया, एकदम बढ़िया, अच्छा सर, एकदम क्लॉज बाय क्लॉज, वर्ड टू वर्ड, मजा आ सर गया। इसमें बहुत सारा चीज का क्लैरिटी हुआ। मैं आपको बताता हूँ, कल जो बजट सेशन आया, काफी लोगों का वीडियो आया या जो PDF आया व्हाट्सएप पे, जो भी पढ़ा, ये इतना क्लैरिटी नहीं था सर उसमें। जैसा मैंने आपको कहा सर, जो 2 महीना और 1 महीना, आज सभी के माइंड में वही चल रहा है, 2 महीना एक्सटेंड हुआ, जो 30 नवंबर हुआ है। वो नहीं है कि 1 ही महीना एक्सटेंड हुआ है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे भी फोन आया काफी लोगों का कि अभी तो 2 महीना बढ़ गया, चलो अभी जो सितंबर में भरना था अभी उसको दिसंबर में दिखाएंगे या लेट होगा। बोला 2 महीना कैसा? वो आज आपने कहा तो सर वो क्लियर हुआ है, क्योंकि सबको 30 नवंबर का ड्यू डेट सबको मालूम पड़ रहा है। नवंबर का ड्यू डेट नहीं है, अप टू 30 नवंबर। हाँ, अप टू 30 नवंबर, अप टू 30 नवंबर। ठीक बोल। इंटरप्रिटेशन जल्दी कर नहीं पा। नहीं, हमने बजट डॉक्यूमेंट को, जैसे मैं PPT बनाता, बजट डॉक्यूमेंट अलग रखता, वो अलग रखता, तो फिर आप बजट डॉक्यूमेंट आप कभी समझ ही नहीं सकते थे। जितने भी जैसे ये वीडियो YouTube में जाएगा उनको भी समझना चाहिए कि बजट डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ना चाहिए, इसीलिए उसी तरह से हमने बताया। आपको भी क्लैरिटी आई कि हाँ, बेयर लॉ आप देख रहे हैं, एग्जैक्ट यही लॉ आप पढ़ रहे हैं, तो पुराने लॉ नए लॉ के साथ कर दिया ताकि समझ में तो आना चाहिए ना बात के लिए। बजट एक बार थोड़ी है, फिर आएगा तो फिर किसी के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट होना है। हम लोग को इंडिपेंडेंट होना है कि हम लोग खुद समझें। नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो है ही जो गलत चीजें बता सकती है। चलिए फिर कल मिले। यस सर। ओके सर। ओके।